ये कहानी शुरू होती है आज से 45,000 साल पुराने वक्त में, जिस वक्त में लोग पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। खाने पीने के लिए इन्हें रोज शिकार पे जाना पड़ता था। ऐसी ही एक फैमिली काफी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से भूखी पहाड़ों में बैठी थी। ये 6 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़कों के साथ एक बच्चा और 2 औरतें भी हैं। और ये जो बिया नामी लड़की इनके ग्रुप में है, कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ऐसे जिससे वो उनके ग्रुप का हिस्सा ही ना हो। ये लोग उसे खाना भी सबसे एंड पर देते हैं। उसके साथ कोई अच्छा था तो वो सिर्फ लेन जो उसे पसंद किया करता था। पर इस सब की शायद उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शिकार करना और अपनी जान बचाना है। उनके ग्रुप की दूसरी लड़की जो प्रेग्नेंट थी, खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और इस सब पर उसके दूसरे बच्चे की कहानी सुनने की जब वो लड़की कहानी सुनाने से मना करती है, तो एडम जो इनका लीडर था वो उसे डांट देता है। ना चाहते हुए भी वो एक कहानी बनाते हैं कि एक दिन हम सब चलते जा रहे थे, एडम को कुछ नए रास्ते पता चले, जिन पे लेकर वो हमें एक ऐसी जगह आ गया जहाँ जमीन गर्म थी और शिकार करने के लिए बहुत से जानवर। इस जगह रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। ये कहानी सुनकर उनके फैमिली के बूढ़े इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक झूठी कहानी थी जिससे उनके दिल में आस पैदा होती, और खुद इस बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करता है इंसानों के एक ग्रुप की, मौसमों के साथ, जिनको अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ता था। ऐसे उन्हें लगातार शिकार भी मिलता रहता था, लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया, या वो रह नहीं सकते थे। उन्हें आखिर एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ गर्म पहाड़ थे, रहने के लिए उसमें गार जमीन भी खाना उगाती थी, और वहाँ शिकार भी बहुत था। बहुत सी मुश्किलों का सामना करके, दरियाओं को पार करके जब ये लोग उस जगह पहुँचे, तो इन्हें पता चला कि वहाँ ना तो कोई शिकार था और ना ही कोई खेत या दरख्त। शिकार नाम की तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। दरअसल ये आदमी अपनी ही कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। ये कहानी सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही उन्हें यहाँ तक लेकर आया था। बूढ़ा आदमी एडम से कहता है, चिल्लाओ मत, हम जो इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। न खाने को कुछ है, न रहने के लिए कोई गर्म जगह, और उससे भी बढ़ के यहाँ शैतान है, तुमसे बड़े बड़े शैतान, जो एक न एक दिन हमें ढूंढ कर खा जाएंगे। ये सब सुनकर एडम खामोश हो जाता है। सुबह होती है, ये लोग तेजी से खाने और रहने की जगह की तलाश में निकल जाते हैं। भूख से इनके जिस्म इतने कमजोर हो चुके थे कि आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। चलते चलते पहाड़ियों के दरमियान में इन्हें एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियां ताजा लग रही थी और उसके ऊपर कोई गोश्त नहीं था। इतने बड़े जानवर के शिकार जरूर इससे बड़ा और भयानक जानवर ही कर सकता था, जिस जानवर के बारे में सोचते ही ये लोग खौफ से पागल हो जाते हैं। खैर रात हो जाती है, ये लोग यही आग लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं, और रात में इन्हें बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये लोग जानते थे कि ये आवाज उसी खतरनाक शिकारी जानवर की है। आवाज के साथ ही अचानक उन्हें वो बड़ा सा जानवर दिखाई भी दे जाता है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं, पर अचानक ही कोई अंधेरे में इनके ग्रुप के छोटे बच्चे को ले जाता है। एडम उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि वो तो चला गया, लेकिन अगर तुम चले गए तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं, और एडम सुबह होने पर बच्चे की तलाश में निकल जाता है। पाँव के निशानों का पीछा करते करते उसे रास्ते में ही एडम के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों पे खून नहीं लगा था, जिसका मतलब था कि एडम अभी जिंदा है। भागते भागते ये लोग पहाड़ियों के दूसरी तरफ जंगल के सामने पहुंच गए, और यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो भयानक जानवर जंगल में रहता होगा। ये जंगल उनके लिए खतरों से कम नहीं था, लेकिन एडम अपनी पूरी फैमिली की जान दांव पे लगाते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। चलते चलते ये लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बहुत से दरख्तों के दरमियान में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, साथ ही मरे हुए जानवरों का गोश्त। यानी ये वो जगह थी जहाँ पे वो बड़ा सा जानवर अपने शिकारों को रखा करता था। अचानक करीब से उन्हें एक बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। मतलब वो जानवर इनके बहुत ही करीब था, इनकी जान खतरे में थी। एडम इन सब से भागने को कहता है। तेजी से भागते हुए ये लोग उस जगह से काफी दूर तो आ गए, लेकिन अब किसी में भी हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। शाम हो चुकी थी, भी आग चलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे उससे ये नहीं हो रहा था। बेचारी इतनी मेहनत करके आग चलाती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? इस ग्रुप का बूढ़ा आदमी उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब जो हमारे साथ बुरा हो रहा है ये तुम्हारी वजह से है। जरूर वो शैतान जैसा जानवर तुम्हारी ही खुशबू सूंघते सूंघते हमारे पीछे पड़ा। हालांकि बिया का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए। जंगल का अंधेरा तो पहले ही इन्हें डरा रहा था, और ऊपर से उस जानवर की भयानक आवाजें। वो जानवर इनके बहुत करीब था। उसे डराने के लिए एडम अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जानवर की जब कोई आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती, तो एडम समझ आता है कि उसका वेपन उस जानवर को नहीं लगा। अब वो खुद उस
जानवर को देखने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाता है। इससे पहले कि वो इधर उधर किसी जानवर को ढूंढ पाता, एकदम से ही पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला किया और घसीटते हुए उसे ले गया। हमला करने वाला कौन था, क्या चीज थी, कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ देर बाद जब एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता तो लेन यानी उसका भाई उसे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जंगल के बीचों बीच उसे एडम इंतहाई जख्मी हालत में मिला था। एडम को घसीटते हुए वो उसे अपने ग्रुप के पास ले आया। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। जितनी तकलीफ में एडम था, ये सब उसे देखकर परेशान थे। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पे बिया उठती है और अपने पास मौजूद एक तेजधार पत्थर से उसे जान से मार देती है, क्योंकि यही एक रास्ता था उसे दर्द से निकालने का। सब दुखी थे, दुखी होने से ज्यादा उनके ऊपर भूख हावी थी। दूसरी लड़की की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। बिया उनसे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें इसे खा लेना चाहिए। ये सब एडम का ही गोश्त खाने लगे। बिया के जहन में यहाँ बस एक ही बात थी कि आखिर उस जानवर ने एडम को खाया क्यों नहीं, उसे जख्मी क्यों छोड़ दिया। जवाब बूढ़ा आदमी देता है और कहता है कि शायद वो जानवर हमसे उसकी जगह में आने का बदला ले रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने के तौर पर हमें उसे कोई बलि दे देनी चाहिए। ये सब कहते हुए उसकी नजर बिया पे ही थी। ये सब बिया को पकड़ लेते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में बिया लैन को एक टांग मारती है, जिससे वो दूर जाकर एक पत्थर पे गिरता है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। एक तरफ वो बेहोश था और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले आते हैं। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से जानवर को ये कहते हुए पुकारने लगता है, क्या ले लो तुम अपना बदला, ये लड़की तुम्हारी हुई। बूढ़ा आदमी बहुत बेरहम था। बिया के साथ साथ वो यहाँ अपने ही ग्रुप की दूसरी औरत को भी पास पड़े हुए एक जानवर के बड़े से सींग से मार देता है, क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से भी जंगल से गुजरने की इनकी स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में इनके मरने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को भी मार दिया। वो जब ये काम कर रहा था, मौका पाते ही बिया उसे पाँव से पकड़ लेती है और जोर से खींच के उसे जमीन पे गिरा देती है। ऐसे में उसकी पाँव की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो चल ही नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहाँ से भाग जाती है। यहाँ कुछ घंटे बाद जैसे ही लेन को होश आता है तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपनी फैमिली, अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है, लेकिन जंगल में धुंध की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तेज से इधर उधर भागता है और यहाँ पे उसे अपने ग्रुप का बूढ़ा आदमी नजर आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके पास जाता, पीछे से कोई उसे खींच लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। ये बिया थी जो उसके कान में उसे बताती है कि मैंने उस जानवर को देख लिया है, वो यही सामने है, तुम आवाज न करना वरना वो हमें खा जाएगा। ये जानवर यहाँ आगे आता है और उस मरी हुई लड़की की लाश को ले जाता है जिसे बूढ़े आदमी ने मारा था। जिसके बाद वो जानवर अब उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से जख्मी यहाँ पड़ा था। इस भयानक जानवर को देखकर वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि यहीं उसकी मौत हो गई। अब ग्रुप के जो लोग जिंदा बचे थे वो सिर्फ बिया और लेन थे। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो इन्हें उस जानवर को मारना था। ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लेन उस जानवर के लिए ट्रैप बनते हुए उसके सामने आ जाता है। जानवर जैसे ही उसे पकड़ने के लिए करीब आया तो पीछे से रस्सी डाल के बिया उसे पकड़ लेती है और निशा लेके जैसे ही वो उसे मारने के लिए सामने आई तो जानवर को देखते ही वो रुक गई, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह एक इंसान था। बिया उसे नहीं मारती, क्योंकि चाहे वो इंसानों की दूसरी नस्ल से थी लेकिन थी तो इंसान ही ना। वो जोर से चीख मारते हुए यहाँ से भाग जाती है और बिया और लैन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो औरत बहुत ही दूर चली गई। बिया भी उसका पीछा कर रही थी। लैन थक जाता है और बिया को भी रोकता है अपने पास। कुछ देर बाद वो लैन से कहते हैं हमें उसके पाँव के निशानों का पीछा करना चाहिए, लेकिन लैन कहता है क्या फायदा होगा इससे, वो भी तो हमारी ही तरह इंसान है। बिया कहती है नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा ज़हीन है, वो भी इन्हीं पहाड़ों में रह रही है, वो भी तक जिंदा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं जानते। हमें उसका पीछा करना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन कहता है नहीं, तुम्हारा ये आइडिया गलत है, अगर वहाँ उन जैसे और इंसान हुए तो वो तो हमें मार खाएंगे। जवाब में बिया कहती है वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं, तो बेहतर यही नहीं कि लड़कर मरे, हम उनसे लड़ेंगे, उनके ठिकाने को अपना बना लेंगे और अगर ऐसा ना कर पाए फिर मर जाएंगे। लेकिन कहता है बिया मैं वापस जाना चाहता हूँ और जवाब में बिया उसे कहती है देखो पीछे भी हमारे पास कुछ नहीं था और अगर आगे चले तो शायद कुछ मिलने की उम्मीद है। लेन रोते हुए बिया से पूछता है बिया क्या तुम डरती नहीं हो? बिया कहती है डरती हूँ लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मुकाबला कर रही हूँ। अब लेन भी उसका साथ देने को तैयार हो चुका था। ये लोग उस औरत के कदमों का पीछा करते हुए एक खास किस्म के गार तक पहुँचते हैं जहाँ उसी जैसा एक आदमी बिया के ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ बिया का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन बिया अपने पास मौजूद तेज धार पत्थर से उसी का गला काट कर उसी को मार देती है। इस सारी लड़ाई में बिया का एक हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो इस गार के अंदर आगे बढ़ते हैं और अच्छी बात ये थी कि
इस गार के अंदर इन्हें अपने ही ग्रुप का एक बच्चा भी मिल चुका था, जिसे पहले ही दिन इन्हें इंसानों ने किडनैप किया था। इससे पहले कि बिया इस बच्चे से बात कर पाती, यहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसके कदमों का पीछा करते करते ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए वो मिसाल हाथ में पकड़े उस औरत से लड़ने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ लड़ते, पीछे पीछे लेन भी आ जाता है। लेन को 1 मिनट के लिए समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करता, औरत यहाँ अपने बड़े से वेपन से लेन को ही मार डालती है। जितने में वो ये काम कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए, बिया यहाँ पड़े जानवरों की खालों में आग लगा देती है और खुद इस गार के ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल आते हैं। गार में धुआं जमा हो गया था, आग जल रही थी, जिसमें लेन तो मर जाता है, लेकिन अभी वो औरत जिंदा थी। इससे पहले वो मर जाती, वो भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस रास्ते से बिया और वो बच्चा बाहर निकले, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से उसे यहाँ से निकलने में मुश्किल हो रही थी। ये बच्चा इस औरत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर बिया एक बहुत बड़े से पत्थर को उसके सर पे मार के उसे जान से मार देती है। और ये देखकर वो बच्चा बिया पे गुस्सा होने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वो औरत अच्छी थी, उसने मुझे उस वक्त से सहारा दिया जब हम लोग बहुत भूखे थे, उसने खाना दिया, मुझे शेल्टर दिया, और तुमने उसी को मार दिया। ये क्या कर दिया बिया तुमने। बिया उसे रिलैक्स करती है, उसे बताती है कि इंसान नहीं थे, ये राक्षस थे जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। ये बच्चा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इन सबको बचाने थे, शायद तुम लोगों ने ही ऐसा कुछ किया जिससे डर के उन्होंने तुम लोगों को मार दिया। बिया भी इस बच्चे की बातों को सोचने पे मजबूर हो गई थी। गार में जो उसने आग लगाई थी कुछ ही देर में वो भी बुझ जाती है। बिया जब उनके गार में गई तो जगह जगह दीवारों पे उसने ड्राइंग्स बनी देखी, खाने के लिए बहुत सा सामान देखा और जलाने के लिए लकड़ियां भी देखी, जो देखकर वो ये बात समझ गई कि ये इंसान वाकई में बहुत ज़हीन थे। इन्हें खाना जमा करने के और जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके आते थे और शायद इसीलिए वो जिंदा थे, लेकिन अब बिया उन्हें मार चुकी थी। जिंदा जो बचे थे वो यहाँ पर बिया और वो लड़का जो आज के बाद से यहाँ रहने वाले थे, और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सतोसुरु जापानीज कैलेंडर का पहला दिन होता है और इसी दिन मुस्लिम्स अपना मुहर्रम मनाते हैं। वो लोग इस दिन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बुरे सोल्स अपने पावरफुल रूप में आ जाती हैं, जो कि अपने इविल पावर से लोगों को मार डालती हैं। इसके फौरन बाद हम एक हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्री होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर उधर भाग रही होती है। इसके बाद वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन तब वो लेडी यानी लास्ट्री उस डॉक्टर को स्लैप करती है। तभी वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करके उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता था। वहाँ पर 2 नर्सिस पहले से मौजूद होती है और वो उन दोनों नर्सिस को वहाँ से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तब ये सुनकर लास्ट्री इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार डालती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश खो दिए थे और वो पागल होकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वो और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा भड़क जाती है। वो केमिकल गिराकर खुद को आग लगा लेती है। ये इंसिडेंट 1982 का पहला सत्र शुरू होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम मिलते हैं बायो नाम के एक राइटर से। बायो यहाँ पर अपने अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी गई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा का बेबी भी होने वाला था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। तब बायो के अंकल उसे कहते हैं कि सिटी से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसके अंकल उसे कुछ पैसे और घर की कीज देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत लौटाना। अब अडिंडा और बायो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में बने उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब अडिंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तभी बायो को अपने अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर्स होती है। उसी एल्बम में हम लास्ट्री की पिक्चर को भी देखते हैं। फिर बायो अडिंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल भी है, इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बायो अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब क्योंकि अडिंडा घर में बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए वो पास में ही बनी एक मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर एक लेडी अडिंडा को बताती है कि पहले सतोसुरु की रात आने वाली है, इसीलिए सभी लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अडिंडा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सतोसुरु
सतोसुरु है क्या। इसीलिए अडिंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और पास ही में बने जंगल वाले उस घर में रहती हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप करने लगती है। इसी वजह से अडिंडा भी वहाँ से आगे चली जाती है। तभी अडिंडा एक होमलेस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वो लगातार अडिंडा की तरफ ही देख रही थी। तब ये देखकर अडिंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर आकर अडिंडा जब अपने किचन में काम कर रही होती है तब अचानक से नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। तब ये देखकर अडिंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालती है तो स्टोर रूम से किसी की आवाजें आने लगती हैं। स्टोर रूम से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये देखकर अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वो एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हम उसके पीछे खड़े किसी शैडो को भी देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब बायू वापस अपने घर आता है तो देखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो दिखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से अडिंडा को मारकर उसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तभी ये देखकर बायू काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अडिंडा अभी जिंदा है, जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही बायू पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से लास्टर की सोल उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी अचानक से बायू की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बायू का सिर्फ एक नाइटमेयर था। अपने इस नाइटमेयर के बारे में वो अडिंडा को भी बताता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आपको गॉड से प्रे करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बायू गॉड पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो अडिंडा को मना कर देता है। नेक्स्ट डे बायू फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अडिंडा फिर से घर में बिल्कुल अकेली होती है। इसीलिए आज वो अपनी मदर को कॉल करके उनसे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर वाला स्विंग अपने आप से ही हिल रहा है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बातें करना कंटिन्यू रखती है। उधर हम बायू को देखते हैं जो कि अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वो बायू को बताते हैं कि तुम्हारी बुक सेल बहुत ही कम है और वो उसे एडवाइस करते हैं कि अब तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज राइट करनी होगी, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। उधर हम अडिंडा को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए वो सीधा सिंह के पास जाती है, जहाँ पर उसे वॉमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम बड़ा ही डिस्टर्बिंग सीन देख पाते हैं। उसके मुंह से 3 ब्लेड्स के साथ साथ कुछ बाल भी निकलते हैं। तभी ये देखकर अडिंडा बहुत डर जाती है। लेकिन तभी अडिंडा को फिर से वॉमिट होने लगती है और इस बार तो उसके मुंह से एक न्यू बॉर्न बेबी बाहर आता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और वो सामने लगे मिरर में देखती है कि कुछ सोल्स ने उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से अडिंडा की आंख खुल जाती है, यानी ये भी उसका नाइटमेयर था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है, इसीलिए वो बायो को मैसेज करके अपने पेन के बारे में बताने लगती है। तब जैसे ही बायो को उसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन घर आ जाता है और वो अडिंडा को गाड़ी में लिटाकर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहाँ पर 2 नर्स अडिंडा को व्हील चेयर पर बिठाकर उसे अंदर ले जाती है। तब तक बायो बाहर कुछ फॉर्म्स फिल कर रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हॉस्पिटल की घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन असल में टाइम तो 8:15 का होता है। तो वो सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वो अडिंडा के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बायो को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आप अपनी वाइफ को ले आए, लेकिन अभी भी बेबी होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब अडिंडा बायो को कहती है कि बेबी होने के बाद मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तब बायो अडिंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों ही किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायू अडिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर खुद घर के लिए निकल जाता है, ताकि घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर सके। अडिंडा को सामने वाले ग्लास में एक नर्स का शैडो दिखता है और ये वही नर्स होती है जिसने आज से काफी सालों पहले लास्ट्री को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और ये वही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्री ने मार डाला था। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही 1982 वाला हॉस्पिटल है जिसमें कि लास्ट्री ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। अब अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है, जिससे कि उसका खून बहने लगता है। इसके बाद वो बड़े ही अजीब तरीके से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर नर्स को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसे तो अपने अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। आगे जाने पर उसे एक रूम में 2 नर्सेस खड़े हुए दिखती है, इसीलिए वो उन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके
के अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन तभी उसे काफी सालों पहले वाली नर्स अपनी तरफ आती हुई दिखती है। इसीलिए अडिंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो खुद को उस रूम से बाहर खड़ा हुआ पाती है। उधर बायो घर का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल के लिए दोबारा से निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक शॉप खुली हुई दिखती है और वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर बायो और शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतनी जल्दी अपनी शॉप्स बंद करके क्यों चले गए हैं। वो जवाब देता है क्योंकि आज सतोसुरो की पहली रात है, जिसमें कि बुरी सोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसीलिए सब लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। तो वो दुकानदार बायु से पूछता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर बायु कहता है क्योंकि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास के ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया हुआ है। तब दुकानदार ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। तब ये बात सुनकर बायु बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। तब बायु टॉर्च लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ अडिंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम अडिंडा को देखते हैं जिसे वो खंडर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था, जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। अडिंडा को वहाँ पर एक स्वीपर दिखता है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, जिसे देखकर अडिंडा की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम बायु को देखते हैं जिसे अडिंडा के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि अडिंडा अब उन बुरे सोल्स की दुनिया में फंस चुकी है। अब बायु अडिंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक कबर्ड के पीछे एक जली हुई डेड बॉडी दिखती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उस जली हुई डेड बॉडी की सॉल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायु वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। उधर अडिंडा को बार बार लास्ट्रे की सॉल दिखाई दे रही थी, इसीलिए अडिंडा भागते हुए एक मॉर्ग में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है, इसीलिए अडिंडा फिर से डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब अडिंडा को लास्ट्रे अपने इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो अडिंडा पर हमला कर देती है, जिससे कि अडिंडा नीचे गिरती है और उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि कर्ट ने हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर लास्ट्रे के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जिसमें कि उस बच्चे को एक डेविल के लिए सेक्रीफाइस किया गया था। इसी बीच अडिंडा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल की कुछ स्पिरिट्स उसे वहाँ से ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती है। उधर बायो जब बेहोश होता है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो तब मैंने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक से बायो को होश आता है और उसे अडिंडा की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। अडिंडा का बेबी भी हो जाता है, लेकिन वो सोल्स उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो होमलेस बूढ़ी औरत आ जाती है, जो अडिंडा को बचाते हुए उन सभी बुरे सोल्स पर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वो सारी सोल्स जलने लगती है और वहाँ से दूर हटने लगती है। और वो बूढ़ी होमलेस औरत अडिंडा और उसके बच्चे के साथ वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बायो मिल जाता है, जिसे अडिंडा अब नजर आने लगी थी। अब जब वो तीनों मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो लास्ट्रे की सोल वहाँ पर आ जाती है, जो कि अडिंडा से उसके बच्चे को स्नैच करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी इनविजिबल पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो बायो पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, यानी उसे पोजेस कर लेती है। अब अडिंडा वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बायो आ जाता है, जो कि अब लास्ट्रे के कंट्रोल में होता है, यानी कि पोजेस होता है। इसीलिए अब वो उन दोनों यानी अडिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत बायो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और वो बूढ़ी औरत अडिंडा के पास आती है और वो उस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अडिंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों को होश आती है तो अडिंडा को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उनका बच्चा ले गई है। अब बायो अडिंडा को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए उस बूढ़ी औरत तक पहुँच जाते हैं। असल में वो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठकर उस बच्चे पर कोई रिचुअल कर रही थी। अब बायो पीछे से उसे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत खड़ी होकर डांस करने लगती है। तो यहाँ पर हमें पता
चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत भी उस कल्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने उस बच्चे पर रिचुअल कर दिया है, यानी कि अडिंडा के बच्चे पर तो रिचुअल पहले से ही पूरा हो चुका था, यानी कि अब उसके अंदर एक डेविल की सॉल है। इसके बाद हमें वो कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अब अडिंडा और बायो की पिक्चर पर एक रिचुअल कर रही थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो कि हमने मूवी में देखा ये पहले से प्लान था और इन सब में कहीं ना कहीं बायो के अंकल भी शामिल थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी शुरू होती है। हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है कि इनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी था। कोच उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन सभी बच्चों से कहते हैं क्यों ना आज कुछ एडवेंचरस किया जाए। हम सब लोग यहाँ पास के केव के अंदर चलते हैं। बच्चे तो बच्चे थे, सभी एडवेंचर करने के लिए तैयार और एक्साइटेड। सभी बच्चे अपनी साइकिल्स पर अपने कोच के साथ उस केव की तरफ निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पे थोड़ा काम था। ये सब लोग इस गार में पहली मर्तबा आए थे। एक्साइटमेंट में इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये लोग गार के थर्ड चैम्बर तक पहुंच गए। गार का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है। बारिश आना शुरू हो जाती है। ये बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन कट होकर हमें बच्चों के पेरेंट्स का एक सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज बर्थडे है, सभी पेरेंट्स मिलकर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे और तब इनकी टीम का वो बच्चा जो उनके साथ नहीं जा पाया था, वो इन पेरेंट्स को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर केव में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वो केव तो पहले ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और वो फौरन इमरजेंसी सर्विस में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के डाइवर्स इस केव के अंदर जाते हैं जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच चुके थे। चैम्बर 3 केव के अंदर वो पॉइंट था जहाँ पे लास्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया। इतने पानी भरे केव में डाइवर्स की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटों बाद वो बहुत ही मुश्किल से इस केव के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। उनकी हालत अपनी इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी और को क्या संभालते। दूसरी तरफ यहाँ केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उन्हें ये मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं है। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनको उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अगला दिन भी हो गया था, बारिश थम नहीं रही थी और ऐसे केव में पानी भरता जा रहा था। मुख्तलिफ किस्म के पंप्स के जरिए केव में से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारआमद नहीं थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल थी कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं और न्यूज से ही ये खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी लड़का यहाँ आता है। ये लड़का केव्स और माउंटेन्स को बहुत अच्छे से जानता था। वो यहाँ आकर केव के पास मौजूद एक आदमी से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि केव बारिश के पानी से नहीं भर रहा, बल्कि केव के अंदर बहुत से सिंक होल्स हैं। वहाँ से तेजी से पानी केव के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त ज़ाया किए केव के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से ऐसे सिंक होल मिलते हैं जिनकी वजह से पानी केव के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग उन सिंक होल्स को बंद कर देते हैं ताकि केव में ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। देखते देखते 5 दिन भी गुजर गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे। इसीलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजते हैं। इन दोनों डाइवर्स में से एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन था। बिना वक्त ज़ाया के ये लोग थाईलैंड पहुँच गए। इस केव के पास आती है। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने डाइविंग सूट पहनकर ये लोग केव के अंदर जा चुके थे। केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, सांस लेना यहाँ मुश्किल था। ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक के 1600 मीटर केव की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी जगह पर उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे बार बार पानी का अटैक्स आ रहे थे। जॉन और निक उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक से कहता है कि तुम इसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। याद में इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि रिक को उसे यहाँ से बाहर निकालना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिक उस आदमी से जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन अंदर की तरफ जाता है। जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर ये दोनों इस केव से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी ही खबर देनी पड़ी थी।
कि 1600 मीटर दूर तक इन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हों, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हों, लेकिन बच्चों की लाशें भी वहाँ नहीं है। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये 1600 मीटर आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन मसला था केव में लगातार बढ़ता हुआ पानी। ऐसे में इन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। ऐसे में इनकी मुश्किल आसान करने के लिए यहाँ एंट्री करता है वही लड़का जिसने पहले केव के सिंक होल बंद किए थे। वो यहाँ गवर्नर से मिलता है और उन्हें आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा। ऐसे फसलें तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उनकी बात में दम लग रहा था। वो यहाँ सारे फार्मर्स से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे। फार्मर्स भी खुद खर्च नहीं थे। 13 बच्चों की जान उनकी इन पैसों से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो गवर्नर के आइडिया को मान चुके थे। फाइनली अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। केव से पानी का लेवल कम होते ही रिक और जॉन दोबारा केव के अंदर बढ़ते हैं। इस मर्तबा उन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को वहाँ एक लाइट जलती दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतले से रास्ते से दूसरी तरफ जाता है और यहाँ लकीली उसे सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत थे। रिक और जॉन को ये देखकर बहुत खुशी थी, लेकिन भूख से इनका बुरा हाल था। रिक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ जब जॉन इनकी वीडियो बना रहा था तो कोच उस वीडियो में कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही बच्चों को इस एडवेंचर करने, लेकिन सारे बच्चे उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, कि कोच ही है जिनकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाई और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जला के रखी कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। रिक और जॉन वीडियो बनाने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारी बाकी टीम तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आ जाएगी, अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर आकर ये सभी लोगों को ये खुशखबरी दे देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सलामत थे। वो सबको बच्चों की वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो देखकर उन लोगों की जान में जान आई थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ रिक और जॉन नहीं, ऐसे जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वो यहाँ गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। केव की एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वो इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था, तो फिर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स भी जा चुके थे जिन्होंने बच्चों का चेकअप भी कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा, लेकिन गवर्नर के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहकर रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहाँ बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है और जल्द उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स भी लिखते हैं जो डाइवर्स बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी, लेकिन सभी पेरेंट्स यहाँ कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए जॉन और रिक ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर को उनका ये मशवरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, पर जॉन और रिक के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इतने में ही हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुँचाने में बिजी थी। ऐसे में एक डाइवर जब बच्चों को चीजें देकर वापस आ रहा था, तभी उसका पाँव केव में एक रस्सी के अंदर फंस जाता है। वो अपने पाँव को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सारी कोशिशों में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी वहाँ ही एक पत्थर में फंसकर टूट जाता है। इस टाइम वो पानी में था और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे निकालकर बाहर लेके आती है। उसके मरने से ये सभी काफी दुखी थे, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को भी ये समझ आ गई थी कि रिक और जॉन जो मशवरा दे रहे हैं बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ ये इतना बड़ा डाइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो फिर छोटे हैं। रिक और जॉन अब अपना आइडिया गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर भी उसी आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। रात में अब डॉक्टर
यहाँ रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाएं। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह अब वो दिन था जब इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे, बच्चों के पेरेंट्स, शहर वाले और सभी बच्चों के सेफली वहाँ से निकलने की दुआएं कर रहे थे, क्योंकि अगर इस मर्तबा कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चे मर कर ही बाहर निकलेंगे। केव के अंदर जाने पे इन्हें एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये प्लान चेंज करते हैं और केव में से एक वक्त में सिर्फ 4 बच्चों को निकालने का सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर बच्चों के हाथ पाँव भी इन्होंने बांध दिए थे, ताकि अगर रास्ते में उन्हें होश भी आ गया तो वो हाथ पाँव मार कर कोई गड़बड़ी पैदा न करे। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तब एक बच्चे को होश आ जाता है। उस बच्चे को इन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। फाइनली अब काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे। अपना मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी डाइवर्स बहुत खुश थे, साथ ही साथ पेरेंट्स भी। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी ये सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद केव में सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच। और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है और ऐसे केव में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पानी के लेवल बढ़ने की वजह से अपना मिशन रोक देना एक बेवकूफी थी। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता, इसीलिए ये लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए केव के अंदर बढ़ जाते हैं। इस मर्तबा बच्चों को रस्सी से बांधकर एक साथ बाहर नहीं लाया गया। हर डाइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और उसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों के सेफली बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथे डाइवर से गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो खुद भी यहाँ पानी में बहने लगा था, लेकिन वो किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके हाथ में बच्चा भी था, जिसे वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर और ये बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रिक की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो दूसरे डाइवर से कहता है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, अभी मेरे पीछे एक और डाइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ा हूँ। रिक अपने पास मौजूद उस बच्चे को बाहर छोड़कर दूसरे डाइवर को इनकी जान बचाने के लिए भेजता है और फाइनली ऐसे ये लोग इस बच्चे को, डाइवर को और कोच को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था। ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पे ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी। ये सभी बहुत खुश थे और इन सबको खुश दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत ही ज़हीन और ताकतवर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वो इंसानों को ज़हीन और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। दिखाया जाता है कि जिस टाइम मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में जिस मशीन के जरिए वो वायरस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था वो मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। ये वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला। इंसानों के साथ साथ इसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्टेड किया। इंसानों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। इन्फेक्टेड हुए इंसान या तो मारे गए और अगर कुछ जिंदा बचे तो उनका माइंड यानी दिमाग उनका साथ देना छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ एप्स यानी मंकीज पर इसका उल्टा यानी अच्छा असर हुआ। वो इंसानों की तरह ज़हीन हो गए, सोचने समझने लगे। आसान लफ्जों में ये कि अब इस दुनिया को एप्स ने इंसानों की तरह संभाल लिया है, जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में निकल गए। ना कुछ बोल सकते हैं अब वो और ना ही समझ सकते हैं। इन सभी एप्स का लीडर था सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है और अब उसके मरने के 300 साल बाद हम उसके ट्राइब यानी कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारने के साथ आपस में बातें भी करने के काबिल हैं। अब इसी टाइम पर हमें मिलवाया जाता है नोवा से, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ इस ट्राइब के लीडर का भी बेटा है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पे जा रहा है ईगल्स के अंडे लेने के लिए। ये उनकी एक रस्म थी। सभी एप्स के पास अपने अपने ईगल्स पेट थे। अब क्योंकि नोवा भी जवान हो चुका था तो उनकी रस्म के मुताबिक उसे ईगल्स के एक एग का ख्याल रखना था, जिसमें से एक बच्चा निकलता और इस ईगल के बच्चे को पाल पोस कर ट्रेन करने के बाद ही वो नोवा का पेट बनता। यही हमें ये भी पता चलता है कि इन ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक खास किस्म का साउंड निकालते हैं ये एप्स, और इस काम में सबसे ज्यादा माहिर थे नोवा के डैड यानी यहाँ के लीडर। देखने को मिलता है कि नोवा अपने लाया एग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था। उसे बेसब्री से इसमें से ईगल निकलने का इंतजार था, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि एक रात उनकी ट्राइब में आ जाती है एक इंसानी लड़की जो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। वो यहाँ नोवा का ईगल का एग चुरा लेती है
नोवा उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए ये लड़की फौरन ही जंगल की तरफ भागती है, लेकिन नोवा अपना एग बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और इस सारी भागम दौड़ी में टूट जाता है नोवा को वो एग। ये देखकर नोवा दुखी हुआ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ियों पे जाएगा एक और एग ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो पहाड़ों से एक नया एग लेता, उसे पहाड़ों पर अपने ट्राइब के 2 एप्स जख्मी हालत में मिलते हैं। इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाले थे। नोवा इन्हें देखकर परेशान हो जाता है। वो इनसे पूछता है, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो बताते हैं कि हमारी ये हालत दूसरे ट्राइब के एप्स ने की है, जो हमारी ही तरह मिलकर समुद्र के किनारे रहते हैं। ये जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद उस ट्राइब के एप्स हम जंगल में रहने वाले एप्स से नफरत करते हैं, इसीलिए हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो उनकी तो ये भी प्लानिंग है कि वो हमारे बचे हुए एप्स को गुलाम बना देंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि समुद्री एप्स ने जंगल के दरमियान में नोवा के ट्राइब का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। वो लोग अपने हथियार लेकर यहाँ हमला करने के लिए भी निकल चुके थे। दूसरी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बचाने के लिए फौरन अपने ट्राइब की तरफ आता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी। दूसरे ट्राइब के लोग यहाँ पर हमला करके बर्बादी मचा चुके थे। उनका पूरा ट्राइब, उनके घर जल चुके थे। नोवा के ट्राइब के लोगों को ये एप्स बुरी तरह मार मार कर अपना कैदी बना रहे थे। अचानक उसका ध्यान उसके डैड की तरफ जाता है, जिसे वो एप्स मारने ही वाले थे। वक्त जाया करते हुए नोवा अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये एप्स उसे उठाकर ही वहाँ से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो नोवा के फादर यानी इस कबीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। लीडर के मरने के बाद यहाँ के सभी एप्स को समुद्री एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं और उन्हें लेकर जाया जाता है समुद्री एप्स के लीडर के पास, जिसका नाम था अप्रोक्सिमस। वो इन सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जबकि दूसरी तरफ नोवा के कबीले में हम देखते हैं कि नोवा के साथ उसके चंद साथी ही इस ट्राइब में बचे हैं। नोवा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका पूरा ट्राइब बर्बाद हो चुका है। उसके डैड भी मर गए हैं और उसके तकरीबन सभी साथियों को बंदी बनाकर वो एप्स ले जा चुके हैं। दुख में नोवा को कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने डैड का फ्यूनरल करता है और उनसे वादा करता है, डैड मैं लूंगा आपकी मौत का बदला, मैं आपके मारने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और अपने सभी साथियों को छुड़वा कर यहाँ वापस लाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। नोवा समुद्र की तरफ अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक दूसरी किस्म का मंकी मिलता है। ये मंकीज असल में एप से कहीं ज्यादा ज़हीन है। ये मंकीज किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा की किताबों के बारे में पूछने पर ये मंकी नोवा को बताता है कि इन्हें किताबें कहते हैं। इनके अंदर बहुत से लफ्ज और तस्वीरें बनी हैं, जिस हर लफ्ज और तस्वीर का कुछ न कुछ मतलब होता है। ये मंकी नोवा को बताता है कि पहले जमाने में, सीजर के जमाने में, बहुत से मंकीज ऐसे थे जो इन किताबों में लिखी हुई चीजों को पढ़ और समझ पाते थे। नोवा से सवाल करता है कि सीजर कौन है, तो वो मंकी बताता है सीजर वो पहला मंकी था जिसमें सोचने समझने की सलाहियत थी और उसी की वजह से हम लोग एवोल्यूट हुए, यानी हमारे में भी तब्दीलियां आई और हम भी सोचने समझने और बोलने के काबिल हुए। सीजर ने ही मंकीज को ट्राइब्स की सूरत में एक साथ मिलकर रहने को कहा था। समझ लो कि वो हमारा सबसे पहला लीडर है। उसी ने हमें बताया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इनकी नस्ल का है या नहीं है। बातों ही बातों में कि लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वो लड़की जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, नोवा के घर के पास, वो दोबारा यहाँ पर आ जाती है खाने की तलाश में। इसे देखकर नोवा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कोई बुरा सलूक करता या उसे मारता, यहाँ बैठा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोक देता है और कहता है कि सीजर यानी हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे। उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। ये लोग इस लड़की को भी खाना देते हैं और यहाँ ये मंकी नोवा को इंसानों के बारे में बताता है कि एक वक्त वो भी था जब इंसानों के पास अकल हुआ करती थी, वो भी बोल पाते थे, समझ पाते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरा, इनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवरों की तरह रहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस लड़की को खाना दिया था, इसीलिए ये लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह भी हो जाती है और नोवा अपना सफर कंटिन्यू करता है, जहाँ उसके सफर में अब ये लड़की और वो मंकी भी साथ था। जंगल में थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें बहुत से और इंसान भी दिखे थे जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक ही यहाँ पर समुद्री ट्राइब के एप्स आकर इन इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मचाती है और इस सब में नोवा और ये मंकी किसी तरह इस लड़की की यानी अपने साथी की जान बचाकर उसे यहाँ से दूर ले गए थे। जैसे ये लोग उसे बचाकर जंगल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगने लगा था। वो इन दोनों से यहाँ पहली मर्तबा बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मे है। इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। एक इंसान कैसे बोल सकती थी? तब मे उन्हें बताती है
कि मैं बाकी इंसानों से काफी अलग हूँ, क्योंकि वो बोल भी सकती थी, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत भी थी और उसे कपड़े पहनना भी आते थे। ये लड़की उन्हें ये भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था वहाँ के सभी लोग ज़हीन थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला। बस मैं ही बच गई। अब बातें बहुत हो चुकी थी, लेकिन काम रहता था। नोवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था। ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं और सफर करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। ये जगह दूसरे ट्राइब्स के इलाके में आती थी और इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है और वो मंकी यहाँ करीब पानी में ही गिरकर बह जाता है। और दूसरी तरफ नोवा और मे को ये लोग बंदी बना लेते हैं। इन्हें लेकर आया जाता है अप्रोक्सिमस के पास, यानी समुद्री ट्राइब के लीडर के पास, जो कि बहुत ही बेरहम एप्स है। वो इंसानों से नफरत करता है। उसने हुक्म दिया हुआ है कि जो भी जब भी किसी इंसान को देखे तो उसे मार डाले। ना सिर्फ ये, वो तो दुनिया भर के सभी एप्स पे हुकूमत भी करना चाहता था। इसीलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोवा के डैड को मरवा दिया और उनके सभी एप्स को यहाँ ले आया। देखने को मिलता है कि ये एप्स समुद्र के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं। अब समुद्र का पानी इनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने समुद्र के आगे एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई हुई है। इतनी इंटेलिजेंस का काम अप्रोक्सिमस ने इंसानों को देख देख कर किया था। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास तो ह्यूमन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और ये हमेशा से इस बंकर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने बहुत से एप्स को काम पे लगा के रखता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो एक ना एक दिन जरूर इस बंकर को खोल पाएगा। इसे खोलने के बाद वो इसके अंदर से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले उन हथियारों के जरिए इंसानों को खत्म करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका ये भी ख्वाब था कि वो सभी एप्स को अपना गुलाम बना ले, और ये तभी मुमकिन था जब उसके पास इन वेपन्स की पावर होती। अब सवाल ये था कि अप्रोक्सिमस इतनी ज्यादा इंसानों से नफरत क्यों करता था, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वो या तो उन्हें जू के जेलों में रखते थे या अपना पेट बना लेते थे और या गुलाम बना लेते थे। उसके दिल में डर था कि कहीं अगर इंसानों के पास दोबारा से सोचने समझने की सलाहियत आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बनाने लगेंगे। लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता है। हम देखते हैं नोवा, जिसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा गया था, वो यहाँ अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है। उसे उसके लोग अप्रोक्सिमस के सभी इरादे बता देते हैं कि कैसे वो इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को बंदी बनाना चाहता है। इंसानों की तो नोवा को भी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने ट्राइब के एप्स को अप्रोक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था। उसे अप्रोक्सिमस के उस बंकर के बारे में भी पता चल जाता है जिसके अंदर बहुत से वेपन्स थे। और अब नोवा कुछ सोचते हुए मे के पास जाता है। मे भी यहाँ नोवा से कुछ बात करना चाहती थी। वो नोवा को बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। वो चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए और इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है, जो कि अप्रोक्सिमस के पास मौजूद बंकर के अंदर है। मैं उस बंकर को खोलकर उस बुक को हासिल करना चाहती थी, जबकि यहाँ नोवा बताता है कि मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ट्राइब के लोगों को छुड़वा सकूं। जब ये बंकर तबाह हो जाएगा तब अप्रोक्सिमस की सारी ताकत, उसका सारा गुरूर पानी में मिल जाएगा और ऐसे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की सारी बातें सुनकर मैं नोवा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो उस बंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वो पहले बंकर को खोलकर उसके अंदर से अपनी किताब लेगी। नोवा भी उसकी बात मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात में ही ये लोग अपना पूरा प्लान अंजाम देंगे। नोवा ने प्लान बनाया था कि वो एक बम बनाएंगे, उससे उस दीवार को तबाह करेंगे जिससे यहाँ के लोगों ने समुद्र के पानी को उनके इलाके में आने से रोका हुआ था। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर बंकर में से मे को मे की किताब देंगे और फिर इस बंकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मे का प्लान थोड़ा चेंज था। वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है और वहाँ से अपनी जरूरी किताब को हासिल कर लेती है। वो जिद्दे में अपनी जरूरत की किताब ढूंढ रही थी, यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है जिसके अंदर वो देखते हैं कि बंदरों को किस तरह इंसानों ने कैद करके रखा था। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करके मे का साथ देना दोबारा शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से होल के जरिए बंकर के अंदर गए थे और बाहर निकलने के लिए ये बड़ा ही आसान काम करते हैं। बंकर का बड़ा गेट खोल देते हैं। बड़ा गेट खोल के जैसे ही ये बाहर गए तो बाहर अप्रोक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ था। इन्हें बंकर के अंदर से निकलता देखकर वो समझ गया कि जरूर ये चारों मिलकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी जरूरत की चीजें भी जरूर इन्होंने बंकर के अंदर से कहीं छुपा दी होंगी।
अब असल कहानी क्या है, ये सच्चाई उगलवाने के लिए अप्रोक्सिमस नोवा के दोस्त के गले पे चाकू रखवा देता है और नोवा से कहता है सारी कहानी बताने का, नहीं तो उसकी दोस्त को मरवा देगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचाता, मैं उसी एप को गोली मार देती है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था। एप को मारने के लिए मैंने गन से शूट किया था, गन का इस्तेमाल किया था। जिस गन को देखकर अप्रोक्सिमस इम्प्रेस हो जाता है। वो मुझसे एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं थी, वो जानती थी कि अगर अप्रोक्सिमस के हाथ हथियार लग गए तो वो दोबारा उनके पीछे पड़ जाएगा। वो किसी भी हाल में उसके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अब अप्रोक्सिमस उसके पीछे पड़ चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ के कुछ लोगों के साथ बुरा करता, मैं यहाँ नोवा और उसके साथी के बनाए बॉम्ब को उस दीवार के नीचे रख देती है, जिस दीवार से इन लोगों ने समुद्र का पानी ट्राइब के अंदर आने से रोका हुआ था। उसके ऐसा करते ही दीवार टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से उनके एरिया में आ जाता है और सभी एप्स को बहा ले जाता है। नोवा की ट्राइब के एप्स क्योंकि जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें दरख्तों पर चढ़ने की काफी प्रैक्टिस थी। वो तो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सिमस के साथी सारे ही बह गए थे। अब नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसीलिए वो अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी उन्होंने सुकून का सांस नहीं लिया था कि यहाँ पर दोबारा अप्रोक्सिमस एंट्री कर लेता है। वो यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और बस मेरी गुलामी ही करोगे। उसका ऐसा कहते ही नोवा को गुस्सा आया और अपना गुस्सा उसे दिखाने के लिए उसने अब अपने मुंह से वो साउंड निकाला जिससे ये लोग अपने पेट ईगल्स को बुलाया करते थे। उसकी आवाज सुनते ही सारी पेट ईगल्स यहाँ आ गई और उनके इशारा करते ही वो अप्रोक्सिमस को उठाकर वहाँ से दूर ले जाकर समुद्र में फेंक देती हैं और ऐसे फाइनली इन सब लोगों की जान अप्रोक्सिमस से छूट जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा और उसके सारे साथी दोबारा से अपने घरों को बनाते हैं और यहाँ पहले जैसी सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मे को दिखाया जाता है जो कि नोवा के पास आई है। नोवा मे से बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि मे ने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बंकर को तबाह करने के लिए बनाया था, उस बम का इस्तेमाल मे ने दीवार तोड़ने के लिए किया था और इस धोखे से नोवा ने ये सबक सीख लिया था कि उन्हें कभी इंसानों पर एतबार नहीं करना और अब अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई ना तो उन्हें हरा पाए और ना ही कभी उन्हें धोखा देकर कैद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग्स में थे। मे ने असल में बंकर से जो किताब उठाई थी वो कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट की बुकलेट थी जिसके अंदर सैटेलाइट को बनाने और उसे ठीक करने का पूरा तरीका लिखा था। मैं इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैं जैसे बहुत से और समझ बूझ वाले इंसान अभी भी जिंदा हैं और वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए वो एक सैटेलाइट ठीक कर रहे थे। मे के इस किताब मिलने पर वो इस सैटेलाइट को ठीक भी कर लेते हैं और दूसरे इंसानों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। उनके कांटेक्ट करते ही हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास बोलने की, सोचने समझने की सलाहियत थी, जिन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया था और अपने आप को डेवलप करने की ठानी थी ताकि वो इन एप्स की गुलामी से बच जाएं। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी एक टाउन की है जहाँ से 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी आज हैलोवीन के दिन इस्लामी न्यूज रिपोर्टर सबको बता रहा है। जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था उन तीनों की ही उम्र 16 साल थी और तीनों को ही 16 बार स्टैब करके मारा गया था। किलर ने ये सभी मर्डर मास्क पहन कर किए थे, इसीलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। उसने क्योंकि 16 साल की जवान लड़कियों को मारा था, इसीलिए उसका नाम स्वीट 16 किलर के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे डरने लगे, यहाँ तक कि लोग अब हैलोवीन पर भी उसी का गेटअप लेने लगे थे। खैर सीन अब जिमी नामी एक लड़की की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसकी एक दोस्त है अमील। ये दोनों कॉन्सर्ट में जाना चाहती है पर इनके पेरेंट्स इन्हें इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि वो ये बात जानते भी हैं कि जिमी को सेल्फ डिफेंस आता है, वो कराटे चैंपियन है, पर उसके पेरेंट्स के डरने की वजह उनके दिल में बैठा हुआ पुराना खौफ है। पता चलता है कि जिन लड़कियों के मर्डर की कहानी हमने सुनी है वो अमेलिया और जिमी के पेरेंट्स की क्लास फेलोज थी। और इस वक्त जिमी के डैड ये फैसला करते हुए इस लड़ाई को खत्म करते हैं कि वो खुद जिमी और अमेलिया को कॉन्सर्ट में लेकर जाएंगे। पीछे घर पर अब जिमी की मॉम अकेली थी, जहाँ पहले उनसे कुछ बच्चे हैलोवीन का गिफ्ट लेने के लिए आते हैं और फिर स्वीट 16 किलर के फेस में एक आदमी। इसे गिफ्ट्स या कैंडी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसे तो जिमी की मॉम की जान चाहिए थी। वक्त रहते ही जिमी की मॉम दरवाजे को लॉक करते हुए जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इतने में किलर भी दरवाजे का लॉक खोल के घर के अंदर आ जाता है। अब पैम यानी जिमी की मॉम ड्रॉ के अंदर से एक गन निकालती है किलर को मारने के लिए, लेकिन किलर यहाँ गन पकड़कर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पैम अपना अच्छा सेल्फ डिफेंस कर रही थी क्योंकि
वो खुद भी एक कराटे चैंपियन थी। अपने ऊपर हावी होते हुए किलर को एक जोरदार झटके से साइड पे गिराते हुए पैम जल्दी से किचन में जाकर एक नाइफ निकाल लेती है और किलर को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस आने वाली है। ये सुन किलर भी थोड़ा घबरा जाता है। वो अब यहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ गया था। पैम को लगा कि किलर जा चुका है, लेकिन तभी अचानक किलर पीछे से पैम के ऊपर हमला करते हुए उसे कई मरतबा स्टैब करके मार देता है। किलर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पुलिस आ जाती है। न्यूज रिपोर्टर क्रिस सबको बताता है कि पैम को भी 16 मरतबा स्टैब करके मारा गया है। यानी स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। जेमी भी तब अपनी मॉम की मर्डर की वजह से काफी दुखी थी। अगले दिन स्कूल में ऑफिसर्स जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिमी को बुलाते हैं, जहाँ उसे बताया जाता है कि पैम काफी दिनों से क्रिस नामी न्यूज रिपोर्टर के साथ राब्ते में थी। इसीलिए जेमी जाकर क्रिस से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर क्यों आप मेरी मॉम को इतने मैसेजेस करते थे। क्रिस बताता है क्योंकि तुम्हारी मॉम को कुछ दिन पहले ही किलर ने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट। उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। यही बातें वो जाकर अब अपनी फ्रेंड एमिलिया से डिस्कस करती है। यहाँ एमिलिया ने अपने साइंस फेयर के लिए अपनी मॉम का आइडिया यूज करते हुए एक टाइम मशीन बनाई थी। जिमी नोटिस कहती है कि उसने टाइम मशीन में उसी डेट को एंटर किया हुआ है जब आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर के हाथों इनकी मॉम के फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था। जिस बारे में एमिलिया जिमी से कहती है कि अगर हमने पास्ट में जाकर पहले होने वाले मर्डर्स को रोक दिया तो तुम्हारी मॉम भी आज जिंदा तुम्हारे साथ होंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। अब रात होने पर एमिलिया और जेमी दोनों ही इस टाइम मशीन के पास थे। वो लोग अपनी बातें ही कर रहे थे कि अचानक स्वीट 16 किलर जेमी पे भी हमला करने के लिए आ जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है, जहाँ अभी भी वो किलर जेमी को स्टैब करने की कोशिश कर रहा था और गलती से उसका चाकू टाइम मशीन के अंदर स्टैब हो जाता है। ऐसा करते ही टाइम मशीन चालू हो जाती है और देखते ही देखते जेमी पहुंच जाती है उसी डेट में जब स्वीट 16 किलर ने पहला मर्डर किया था। उसकी टाइम मशीन भी अब खराब हो चुकी थी। वो सबसे पहले इस टाइम मशीन को छुपाती है और फिर अपने मॉम डैड के कॉलेज में आ जाती है। स्कूल में उसे वही तीनों लड़कियां भी मिल जाती है जिनका मर्डर हुआ था और यहाँ एक लड़की जेमी को बहुत सी बॉल्स मारती है। जेमी को मालूम होता है कि ये उसकी मॉम पैम ही है जो अपने स्कूल टाइम में काफी बोल्ड थी। साथ ही उनका पूरा ग्रुप भी स्कूल में काफी फेमस था। इस सब के बाद वो एमिलिया की मॉम के पास आती है और उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। आपकी डायरी की मदद से आपकी बेटी एमिलिया ने टाइम मशीन बना ली है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। एमिलिया की मॉम को उसकी बातों पे यकीन करना इसलिए मुश्किल ही हुआ था क्योंकि वाकई वो टाइम मशीन के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी और आज तक उसने अपनी रिसर्च और डायरी के बारे में किसी को नहीं बताया था। जेमी एमिलिया की मॉम को बताती है कि आज रात आपके ग्रुप की 3 लड़कियों का मर्डर हो जाएगा और साथ में काफी सालों बाद वही किलर मेरी मॉम को भी मारेगा। मैं बस ये सारी चीजें ठीक करने के लिए यहाँ आई हूँ। जेमी एमिलिया की मॉम को अब अपनी टाइम मशीन के पास लेकर आती है और बताती है कि पहले तो ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही थी और फिर जब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तो गलती से उसका चाकू इस टाइम मशीन में स्टैब हो गया और फिर अचानक ये मशीन चल पड़ी। एमिलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी और ऐसे ही ये चल गई और अब एमिलिया की मॉम उसकी खराब हुई टाइम मशीन को ठीक करने लग जाती हैं क्योंकि इसी के जरिए तो जेमी ने अपनी टाइम में वापस आना था। जेमी के टाइम में यानी फ्यूचर में दिखाया जाता है कि जेमी के गायब होने पर उसके डैड के साथ बहुत से लोग परेशान हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढने की कोशिश में है, जहां एमिलिया ऑफिसर्स को बताती है कि जेमी मेरी बनाई टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जा चुकी है, सिवाय न्यूज रिपोर्टर क्रिस के। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि एमिलिया की मोम और जिमी अब उस पार्टी में आई है जहाँ पर पहला मर्डर होगा। वो यहाँ आकर पैम यानी अपनी मोम के ग्रुप को बताती है कि आप लोग संभल के रहें, आप लोग के इर्द गिर्द खतरा है। पर ये लोग तो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी जेमी हार नहीं मानती और वो पार्टी में इन चारों के ऊपर ही नजर रखे हुए थी। हम देखते हैं कि पैम की एक साथ ही ऊपर अपने बेडरूम में थी, तभी अचानक उसे स्वीट 16 किलर मास्क में नजर आता है जिसे वो अपना फ्रेंड समझ रही थी। वो किलर अब उसके पास आता है और बेदर्दी से 16 मरतबा उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसका खून कर देता है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से जिमी और पैम उसके कमरे में आते हैं और उसको मरा देखकर पैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिमी उसे संभाल कर पार्टी से बाहर लेकर आती है और यहाँ पर पैम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि हम में से किसी की जान खतरे में है। तब जिमी उसे सच ना बताते हुए ये कहती है कि मुझे बस फ्यूचर के वियन आते हैं, इसी वजह से मुझे ये बात पता थी। यहाँ फ्यूचर में हम देखते हैं कि एमिलिया के पास क्रिस आया है। वो उसे बताता है कि मुझे हमेशा से ये बात याद थी कि सबसे पहले जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो बेडरूम में नहीं बल्कि गैरेज में हुआ था, पर अब अगर पास्ट की फोटोज देखी जाए तो मर्डर बेडरूम में नजर आ रहा है। जिस पर एमिलिया उसे समझाती है कि क्योंकि जिमी फ्यूचर से पास्ट में गई है, हो सकता है कि इसीलिए पास्ट बदल गया हो। यही पास्ट की फोटोज में एमिलिया को जिमी भी नजर आती है
और कुछ ही देर बाद उसे जिमी का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी। जिसके बाद अमेलिया दोबारा टाइम मशीन बनाने में लग जाती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपनी मॉम के ग्रुप के साथ है। सभी अपने फ्रेंड की मर्डर की वजह से उदास हैं और यहाँ जिमी उन्हें आइडिया देती है एक पार्टी करने का यहाँ से कहीं दूर जाकर। अब इसी टाइम उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और जिमी यहाँ एक ऐसे लड़के के पास बैठती है जिसकी राइटिंग उसे बिल्कुल अपनी मॉम की किलर की राइटिंग जैसी लग रही थी। अब अगले दिन ये लोग पार्टी करने के लिए जिस घर में आए थे, जेमी देखती है कि ये वही घर है जहाँ पे दूसरा मर्डर हुआ था। पैम के ग्रुप ने यहाँ पे अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। सभी स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जेमी काफी परेशान थी क्योंकि किलर का अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। आज जिस लड़की का असल में मर्डर होना था उसके रूम में पैम की एक दूसरी फ्रेंड लेटी हुई थी। जहाँ किलर अब उसे मारने के लिए आ जाता है, वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागती है और सभी को उसका शोर सुनाई दे जाता है। ये सब लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, उस लड़की को बचा पाते, वो किलर 16 बार स्टैब करके इस लड़की को मार चुका था। पास में जिमी और जिमी के डैड इस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किलर बड़ी आसानी से दोनों को मारकर गिराकर यहाँ से भाग जाता है और इस मर्डर की रिपोर्ट करते हैं पास्ट में क्रिस के डैड। यहीं पर अमेलिया की मॉम आकर जिमी को बताती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसमें काफी सारे पार्ट्स ऐसे लगे हैं जो फ्यूचर के हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं, मैंने टाइम मशीन का एक छोटा और मेजर पार्ट बना लिया है। इसे एक बड़े पावर हाउस की जरूरत है जिसके बाद ये काम करने लगेगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ सामने जिमी को उस लड़की का ट्रक नजर आता है जिसकी राइटिंग उसे किलर से मिलती जुलती लगी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस लड़के का ट्रक चेक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर तो खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं था और वो लड़का भी काफी डरा सहमा था। वो जब यही बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉग नाम का एक आदमी आता है जो भी पैम का एक क्लास फेलो है। वो उससे कहता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बताना, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ और सब कुछ बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा जिमी एमिलिया के मॉम के पास जाती है जो अभी भी अपनी टाइम मशीन के लिए बड़ा पावर हाउस ढूंढ रही थी। जब जिमी को वहाँ पर एक झूला नजर आता है जो एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था। ये लोग अब झूले के पास जाकर उसके कंट्रोलर से कहते हैं कि आपके झूले में कोई खराबी है और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। ये झूले वाला भी मान जाता है और वहाँ से खड़ा होकर बाहर निकल जाता है और एमिलिया की मॉम अब उस टाइम मशीन को इस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जिमी अब पैम के ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल जिस लड़की का मर्डर हुआ फ्यूचर टाइम के मुताबिक उसका मर्डर आज होने वाला था, जबकि किलर ने कल दूसरी लड़की को मारना था। अब क्योंकि वो अपने सही टारगेट को नहीं मार पाया, इसीलिए आज वो इस लड़की को मारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम इस लड़की की जान भी बचा सकते हैं और किलर को भी पकड़ सकते हैं। सभी लोग उसकी मदद करने को मान जाते हैं, जबकि फ्यूचर में दिखाया जाता है कि अमेलिया ने भी अपनी टाइम मशीन बना ली है। वो क्रिस से कहती है कि हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए एक मेटल कंडक्टर चाहिए होगा जिसे तुम जाकर ले आओ। इधर पास्ट में ये लोग किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। जिमी अब उस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है जिसे किलर ने मारना था। उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक किलर भी वहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो उस लड़की को मारता उससे पहले जिमी नजर आ जाती है जिसने पिछले मर्डर के टाइम में भी इस किलर को पकड़ने की कोशिश की थी। वो सोचता है कि क्यों ना पहले जिमी को ही खत्म कर दिया जाए। वो जब जिमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिमी बड़ी आसानी से इस हमले से अपने आप को बचा लेती है क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस आता था इससे पहले कि किलर अब उसके ऊपर भारी पड़ता। यहाँ पास में ही जिमी के डैड और बाकी लोग भी आ जाते हैं जिन सभी के साथ ही किलर अकेला लड़ रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी क्योंकि उसने एक ही वक्त में सभी को काबू किया हुआ था। किलर का ध्यान इन सब से लड़ने में था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से एक लड़की एक बड़ी सी स्टिक उसके सीने में स्टैब करके उसे मार देती है। फाइनली अब किलर मर चुका था। ये लोग किलर का मास्क उतार कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये डॉग नाम का वही लड़का है जिसने पहले जिमी से बात की थी और उसे बताया था कि वो एक बहुत ही अच्छा कराटे चैंपियन है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन्हीं का क्लास फेलो इन्हीं को क्यों मार रहा था। ये लोग डॉग के गले में पहना हुआ एक पेंडेंट देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। पैम यानी जिमी की मॉम कहती है कि ये लड़की डॉग की फ्रेंड थी। वो काफी मोटी और अजीब दिखती थी, इसीलिए हम सारे उसे बुली किया करते थे। फिर एक दिन पैम की तीनों फ्रेंड्स ने उसे नाइट आउट में बुलाया और उसकी इतनी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। गुस्से में उसने बहुत ड्रिंक किया और फिर गाड़ी चलाकर वहाँ से चली गई और इस सब में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मर गई। डॉग को लगता था कि उसकी फ्रेंड को मारने के पीछे इन तीनों लड़कियों का हाथ है, इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। जेमी अब पैम से कहती है कि आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग इतना बुरा काम भी कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं था।
पैम कहती है नहीं मैं उस दिन पार्टी में भी नहीं थी। लेकिन जेमी उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसे अफसोस हो रहा था कि पैम जैसी बुरी लड़की उसकी मॉम है। अभी ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि स्वीट 16 किलर के भेस में कोई और आदमी आकर पीछे से तीसरी लड़की को भी मार देता है, जिसकी जान अभी जेमी ने बचाई थी। इसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और जेमी बताती है कि असली किलर को हम मार चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किलर फ्यूचर से आया है अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ सीन कट होकर दिखाया जाता है कि फ्यूचर में अमेलिया का मर्डर हो चुका था। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि फ्यूचर से आए हुए इस किलर ने जाकर पास्ट के टाइम रिपोर्टर को यानी क्रिस के डैड को भी मार दिया था। इसी सारी अफरा तफरी के अंदर अमेलिया की मॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और जेमी से कहती है कि तुम तो एटलीस्ट अपने टाइम में वापस जाओ, अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेमी टाइम मशीन के अंदर आ जाती है और किलर उसे भी मारने के लिए टाइम मशीन में आ जाता है। वो यहाँ जिमी को मार ही देता, पर इतने में पैम यहाँ पे आती है और वो पीछे से किलर का गला पकड़ लेती है। किलर ने एक ही झटके में पैम से अपनी जान छुड़वा ली थी। अब ये दोनों किलर से लड़ने की कोशिश में थी, लेकिन किलर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। जिस झूले के अंदर इन्होंने टाइम मशीन लगाई हुई थी, टाइम मशीन के एक्टिवेट होने की वजह से ये झूला बहुत ही तेजी से घूमने लगा था और इसकी वजह से ये सारे लोग अब पीछे जा लगे थे। यहाँ तक कि ये लोग हिल भी नहीं पा रहे थे, पर ये किलर किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के साथ साथ चलते चलते पैम तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो पैम को स्टैप कर देता, यहाँ जिमी वक्त रहते ही इस झूले का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से पैम यहाँ से बाहर गिर चुकी थी। दरवाजे के खुलने की वजह से हवा के प्रेशर के जरिए किलर का मास्क भी उतर जाता है, जिसकी वजह से हम किलर का चेहरा देख पाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया न्यूज रिपोर्टर क्रिस ही है। उसने फ्यूचर में अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था और वो यहाँ पर आ गया। फ्यूचर में उसी ने ही जिमी की मॉम यानी पैम को भी मारा था, ताकि स्वीट 16 की कहानी कंटिन्यू रहे। लोग इस कहानी को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे थे, पर क्रिस तो हर मर्तबा इसी कहानी की ब्रॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। जिमी पूछती है कि आखिर तुमने अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर क्रिस बताता है कि उन्होंने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। इससे पहले कि इस टाइम मशीन के अंदर अब जिमी मारी जाती, जिमी एक नेल गन का इस्तेमाल करते हुए क्रिस को ही मार देती है और दिखाया जाता है कि फाइनली अब जिमी पहुंच चुकी है अपने टाइम के अंदर। घर आने पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों सही सलामत थे, यानी उसने फाइनली पास्ट को चेंज करके अपनी मॉम की जान बचा ली थी। यहाँ पर अब अमेलिया की मॉम जिमी से मिलती है और उसे एक साइड में ले जाकर बताती है कि मैं आज बहुत नर्वस थी, मैं जानती थी कि आज की टाइम मशीन तुम्हें इस टाइम में लेकर आएगी और मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर उस टाइम मशीन के अंदर से किलर भी निकला तो क्या होगा, इसीलिए तो मैंने अपने पास एक गन भी छुपा ली थी। वो आप जिमी को एक बुक देती है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो उसके पास्ट में जाने की वजह से इस टाइम में चेंज हो गई थी। या इस टाइम में यानी फ्यूचर में जिमी का एक भाई भी है जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी रखा था और असल में जिमी का नाम अब चेंज हो चुका था। और यही सब बताते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सेतोसुरु जापानीज कैलेंडर का पहला दिन होता है और इसी दिन मुस्लिम्स अपना मुहर्रम मनाते हैं। वो लोग इस दिन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बुरे सोल्स अपने पावरफुल रूप में आ जाती हैं, जो कि अपने इविल पावर से लोगों को मार डालती है। इसके फौरन बाद हम एक हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्री होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर उधर भाग रही होती है। इसके बाद वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तब वो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन तब वो लेडी यानी लास्ट्री उस डॉक्टर को स्लैप करती है। तभी वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करके उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता था। वहाँ पर 2 नर्सिस पहले से मौजूद होती है और वो उन दोनों नर्सिस को वहाँ से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तब ये सुनकर लास्ट्री इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार डालती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश खो दिए थे और वो पागल होकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वो और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा भड़क जाती है।
वो केमिकल गिराकर खुद को आग लगा लेती है। ये इंसिडेंट 1982 का पहला सत्र शुरू होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम मिलते हैं बायो नाम के एक राइटर से। बायो यहाँ पर अपने अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी गई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा का बेबी भी होने वाला था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। तब बायो के अंकल उसे कहते हैं कि सिटी से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसके अंकल उसे कुछ पैसे और घर की कीज देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत लौटाना। अब अडिंडा और बायो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में बने उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब अडिंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तभी बायो को अपने अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर्स होती है। उसी एल्बम में हम लास्ट ट्री की पिक्चर को भी देखते हैं। फिर बायो अडिंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल भी है, इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बायो अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब क्योंकि अडिंडा घर में बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए वो पास में ही बनी एक मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर एक लेडी अडिंडा को बताती है कि पहली सतोसुरु की रात आने वाली है, इसीलिए सभी लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अडिंडा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सतोसुरु है क्या। इसीलिए अडिंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और पास ही में बने जंगल वाले उस घर में रहती हूँ। तभी ये सुनकर वो लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप करने लगती है। इसी वजह से अडिंडा भी वहाँ से आगे चली जाती है। तभी अडिंडा एक होमलेस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वो लगातार अडिंडा की तरफ ही देख रही थी। तभी ये देखकर अडिंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर आकर अडिंडा जब अपने किचन में काम कर रही होती है तब अचानक से नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। तब ये देखकर अडिंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालती है तो स्टोर रूम से किसी की आवाजें आने लगती हैं। स्टोर रूम से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये देखकर अडिंडा काफी डर जाती है, इसीलिए वो एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हम उसके पीछे खड़े किसी शैडो को भी देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब बायो वापस अपने घर आता है तो देखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो दिखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से अडिंडा को मारकर उसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तभी ये देखकर बायो काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अडिंडा अभी जिंदा है, जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही बायो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से लास्टर की सोल उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी अचानक से बायो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बायो का सिर्फ एक नाइटमेयर था। अपने इस नाइटमेयर के बारे में वो अडिंडा को भी बताता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आपको गॉड से प्रे करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बायो गॉड पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो अडिंडा को मना कर देता है। नेक्स्ट डे बायो फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अडिंडा फिर से घर में बिल्कुल अकेली होती है। इसीलिए आज वो अपनी मदर को कॉल करके उनसे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर वाला स्विंग अपने आप से ही हिल रहा है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बातें करना कंटिन्यू रखती है। उधर हम बायो को देखते हैं जो कि अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वो बायो को बताते हैं कि तुम्हारी बुक सेल बहुत ही कम है और वो उसे एडवाइस करते हैं कि अब तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज राइट करनी होगी, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। उधर हम अडिंडा को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए वो सीधा सिंक के पास जाती है, जहाँ पर उसे वॉमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम बड़ा ही डिस्टर्बिंग सीन देख पाते हैं। उसके मुंह से 3 ब्लेड्स के साथ साथ कुछ बाल भी निकलते हैं। तभी ये देखकर अडिंडा बहुत डर जाती है। लेकिन तभी अडिंडा को फिर से वॉमिट होने लगती है और इस बार तो उसके मुंह से एक न्यू बॉर्न बेबी बाहर आता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और वो सामने लगे मिरर में देखती है कि कुछ सोल्स ने उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से अडिंडा की आंख खुल जाती है, यानी ये भी उसका नाइटमेयर था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है, इसीलिए वो बायो को मैसेज करके अपने पेन के बारे में बताने लगती है। तब जैसे ही बायो को उसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन घर आ जाता है और वो अडिंडा को गाड़ी में लिटाकर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहाँ पर 2 नर्स अडिंडा को व्हील चेयर पर बिठाकर उसे अंदर ले जाती है। तब तक बायो बाहर कुछ फॉर्म्स फिल कर रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हॉस्पिटल की घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन असल में टाइम तो
8:15 का होता है। तो वो सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वो अडिंडा के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बायो को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आप अपनी वाइफ को ले आए, लेकिन अभी भी बेबी होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकती हैं। अब अडिंडा बायो को कहती है कि बेबी होने के बाद मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो बायो अडिंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों ही किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायो अडिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर खुद घर के लिए निकल जाता है, ताकि घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर सके। अडिंडा को सामने वाले ग्लास में एक नर्स का शैडो दिखता है, और ये वही नर्स होती है जिसने आज से काफी सालों पहले लास्ट्री को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है, और ये वही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्री ने मार डाला था। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही 1982 वाला हॉस्पिटल है जिसमें कि लास्ट्री ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। अब अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है, जिससे कि उसका खून बहने लगता है। इसके बाद वो बड़े ही अजीब तरीके से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर नर्स को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसे तो अपने अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। आगे जाने पर उसे एक रूम में 2 नर्सेस खड़े हुए दिखती है, इसीलिए वो उन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन तभी उसे काफी सालों पहले वाली नर्स अपनी तरफ आते हुए दिखती है, इसीलिए अडिंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो खुद को उस रूम से बाहर खड़ा हुआ पाती है। उधर बायो घर का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल के लिए दोबारा से निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक शॉप खुली हुई दिखती है, और वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर बायो और शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतनी जल्दी अपनी शॉप्स बंद करके क्यों चले गए हैं। वो जवाब देता है क्योंकि आज सतुसुरु की पहली रात है, जिसमें कि बुरी सोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसीलिए सब लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। तो वो दुकानदार बायो से पूछता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर बायो कहता है क्योंकि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास के ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया हुआ है। तब दुकानदार ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। तब ये बात सुनकर बायो बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। तब बायो टॉर्च लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ अडिंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम अडिंडा को देखते हैं जिसे वो खंडर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था, जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। अडिंडा को वहाँ पर एक स्वीपर दिखता है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, जिसे देखकर अडिंडा की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम बायो को देखते हैं जिसे अडिंडा के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अडिंडा अब उन बुरे सोल्स की दुनिया में फंस चुकी है। अब बायो अडिंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक कबर्ड के पीछे एक जली हुई डेड बॉडी दिखती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उस जली हुई डेड बॉडी की सॉल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायो वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। उधर अडिंडा को बार बार लास्ट्री की सॉल दिखाई दे रही थी, इसीलिए अडिंडा भागते हुए एक मॉर्ग में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है, इसीलिए अडिंडा फिर से डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब अडिंडा को लास्ट्री अपने इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो अडिंडा पर हमला कर देती है, जिससे कि अडिंडा नीचे गिरती है और उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि कर्ट ने हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर लास्ट्री के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जिसमें कि उस बच्चे को एक डेविल के लिए सेक्रीफाइस किया गया था। इसी बीच अडिंडा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल की कुछ स्पिरिट्स उसे वहाँ से ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती है। उधर बायो जब बेहोश होता है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो तब मैंने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक से बायो को होश आता है और उसे अडिंडा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। अडिंडा का बेबी भी हो जाता है, लेकिन वो सोल्स उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो
वो होमलेस बूढ़ी औरत आ जाती है जो अडिंडा को बचाते हुए उन सभी बुरे सॉल्स पर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वो सारी सॉल्स जलने लगती है और वहाँ से दूर हटने लगती है। और वो बूढ़ी होमलेस औरत अडिंडा और उसके बच्चे के साथ वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बायु मिल जाता है जिसे अडिंडा अब नजर आने लगी थी। अब जब वो तीनों मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो लास्ट्री की सॉल वहाँ पर आ जाती है, जो कि अडिंडा से उसके बच्चे को स्नैच करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी इनविजिबल पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो बायु पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, यानी उसे पोजेस कर लेती है। अब अडिंडा वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बायु आ जाता है जो कि अब लास्ट्री के कंट्रोल में होता है, यानी कि पोजेस होता है। इसीलिए अब वो उन दोनों यानी अडिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत बायु पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब वो बूढ़ी औरत अडिंडा के पास आती है और वो उस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अडिंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों को होश आती है तो अडिंडा को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उनका बच्चा ले गई है। अब बायु अडिंडा को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए वो उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए उस बूढ़ी औरत तक पहुँच जाते हैं। असल में वो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठकर उस बच्चे पर कोई रिचुअल कर रही थी। अब बायु पीछे से उसे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत खड़ी होकर डांस करने लगती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत भी उस कल्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने उस बच्चे पर रिचुअल कर दिया है, यानी कि अडिंडा के बच्चे पर तो रिचुअल पहले से ही पूरा हो चुका था, यानी कि अब उसके अंदर एक डेविल की सॉल है। इसके बाद हमें वो कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अब अडिंडा और बायु की पिक्चर पर एक रिचुअल कर रही थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो कि हमने मूवी में देखा ये पहले से प्लान था और इन सब में कहीं ना कहीं बायु के अंकल भी शामिल थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कहानी शुरू होती है आज से 45,000 साल पुराने वक्त में, जिस वक्त में लोग पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। खाने पीने के लिए इन्हें रोज शिकार पे जाना पड़ता था। ऐसी ही एक फैमिली काफी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से भूखी पहाड़ों में बैठी थी। ये 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें एक बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़कों के साथ एक बच्चा और 2 औरतें भी हैं। और ये जो बिया नामी लड़की इनके ग्रुप में है, कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ऐसे जिससे वो उनके ग्रुप का हिस्सा ही ना हो। ये लोग उसे खाना भी सबसे एंड पर देते हैं। उसके साथ कोई अच्छा था तो वो सिर्फ लेन जो उसे पसंद किया करता था। पर इस सब की शायद उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शिकार करना और अपनी जान बचाना है। उनके ग्रुप की दूसरी लड़की जो प्रेग्नेंट थी, खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और इस सब पर उसके दूसरे बच्चे की कहानी सुनने की जब वो लड़की कहानी सुनाने से मना करती है तो एडम जो इनका लीडर था वो उसे डांट देता है। ना चाहते हुए भी वो एक कहानी बनाती है कि एक दिन हम सब चलते जा रहे थे, एडम को कुछ नए रास्ते पता चले जिन पे लेकर वो हमें एक ऐसी जगह आ गया जहाँ जमीन गर्म थी और शिकार करने के लिए बहुत से जानवर। इस जगह रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। ये कहानी सुनकर उनके फैमिली के बूढ़े इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक झूठी कहानी थी जिससे उनके दिल में आस पैदा होती, और खुद इस बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करता है इंसानों के एक ग्रुप की, मौसमों के साथ जिनको अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ता था। ऐसे उन्हें लगातार शिकार भी मिलता रहता था, लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया, या वो रह नहीं सकते थे। उन्हें आखिर एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ गर्म पहाड़ थे, रहने के लिए उसमें गार जमीन भी खाना उगाती थी और वहाँ शिकार भी बहुत था। बहुत सी मुश्किलों का सामना करके, दरियाओं को पार करके जब ये लोग उस जगह पहुँचे तो इन्हें पता चला कि वहाँ ना तो कोई शिकार था और ना ही कोई खेत या दरख्त। शिकार नाम की तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। दरअसल ये आदमी अपनी ही कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। ये कहानी सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही उन्हें यहाँ तक लेकर आया था। बूढ़ा आदमी एडम से कहता है, चिल्लाओ मत, हम जो इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। न खाने को कुछ है, न रहने के लिए कोई गर्म जगह, और उससे भी बढ़ के यहाँ शैतान है, तुमसे बड़े बड़े शैतान जो एक ना एक दिन हमें ढूंढ कर खा जाएंगे। ये सब सुनकर एडम खामोश हो जाता है। सुबह होती है, ये लोग तेजी से खाने और रहने की जगह की तलाश में निकल जाते हैं। भूख से इनके जिस्म इतने कमजोर हो चुके थे कि आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। चलते चलते पहाड़ियों के दरमियान में इन्हें एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियां ताजा लग रही थी और उसके ऊपर कोई गोश्त नहीं था। इतने बड़े जानवर के शिकार जरूर इससे बड़ा और भयानक जानवर ही कर सकता था, जिस जानवर के बारे में सोचते ही ये लोग खौफ से पागल हो जाते हैं। खैर रात हो जाती है, ये लोग यही आग लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं और रात में इन्हें बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये लोग जानते थे कि ये आवाज उसी खतरनाक शिकारी जानवर की है। आवाज के साथ ही अचानक उन्हें वो बड़ा सा जानवर दिखाई भी दे जाता है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं।
पर अचानक ही कोई अंधेरे में इनके ग्रुप के छोटे बच्चे को ले जाता है। एडम उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि वो तो चला गया, लेकिन अगर तुम चले गए तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और एडम सुबह होने पर बच्चे की तलाश में निकल जाता है। पाँव के निशानों का पीछा करते करते उसे रास्ते में ही एडम के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों पे खून नहीं लगा था, जिसका मतलब था कि एडम अभी जिंदा है। भागते भागते ये लोग पहाड़ियों के दूसरी तरफ जंगल के सामने पहुंच गए और यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो भयानक जानवर जंगल में रहता होगा। ये जंगल उनके लिए खतरों से कम नहीं था, लेकिन एडम अपनी पूरी फैमिली की जान दांव पे लगाते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। चलते चलते ये लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत से दरख्तों के दरमियान में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, साथ ही मरे हुए जानवरों का गोश्त। यानी ये वो जगह थी जहाँ पे वो बड़ा सा जानवर अपने शिकारों को रखा करता था। अचानक करीब से उन्हें एक बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। मतलब वो जानवर इनके बहुत ही करीब था, इनकी जान खतरे में थी। एडम इन सब से भागने को कहता है। तेजी से भागते हुए ये लोग उस जगह से काफी दूर तो आ गए, लेकिन अब किसी में भी हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। शाम हो चुकी थी, बिया आग चलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे उससे ये नहीं हो रहा था। बेचारी इतनी मेहनत करके आग चलाती है और बदले में उसे क्या मिलता है? इस ग्रुप का बुरा आदमी उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब जो हमारे साथ बुरा हो रहा है ये तुम्हारी वजह से है। जरूर वो शैतान जैसा जानवर तुम्हारी ही खुशबू सूंघते सूंघते हमारे पीछे पड़ा। हालांकि बिया का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। आगे चारों तरफ बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए। जंगल का अंधेरा तो पहले ही इन्हें डरा रहा था और ऊपर से उस जानवर की भयानक आवाजें। वो जानवर इनके बहुत करीब था। उसे डराने के लिए एडम अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जानवर की जब कोई आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती तो एडम समझ आता है कि उसका वेपन उस जानवर को नहीं लगा। अब वो खुद उस जानवर को देखने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाता है। इससे पहले कि वो इधर उधर किसी जानवर को ढूंढ पाता, एकदम से ही पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला किया और घसीटते हुए उसे ले गया। हमला करने वाला कौन था, क्या चीज थी, कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ देर बाद जब एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता तो लेन यानी उसका भाई उसे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जंगल के बीचों बीच उसे एडम इंतहाई जख्मी हालत में मिला था। एडम को घसीटते हुए वो उसे अपने ग्रुप के पास ले आया। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। जितनी तकलीफ में एडम था ये सब उसे देखकर परेशान थे। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पे बिया उठती है और अपने पास मौजूद एक तेजधार पत्थर से उसे जान से मार देती है, क्योंकि यही एक रास्ता था उसे दर्द से निकालने का। जब दुखी थे, दुखी होने से ज्यादा उनके ऊपर भूख हावी थी। दूसरी लड़की की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। बिया उनसे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें इसे खा लेना चाहिए। ये सब एडम का ही गोश्त खाने लगे। बिया के जहन में यहाँ बस एक ही बात थी कि आखिर उस जानवर ने एडम को खाया क्यों नहीं, उसे जख्मी क्यों छोड़ दिया। जवाब बूढ़ा आदमी देता है और कहता है कि शायद वो जानवर हमसे उसकी जगह में आने का बदला ले रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने के तौर पर हमें उसे कोई बलि दे देनी चाहिए। ये सब कहते हुए उसकी नजर बिया पे ही थी। ये सब बिया को पकड़ लेते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में बिया लैन को एक टांग मारती है, जिससे वो दूर जाकर एक पत्थर पे गिरता है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। एक तरफ वो बेहोश था और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले आते हैं। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से जानवर को ये कहते हुए पुकारने लगता है कि आओ ले लो तुम अपना बदला, ये लड़की तुम्हारी हुई। बूढ़ा आदमी बहुत बेरहम था। बिया के साथ साथ वो यहाँ अपने ही ग्रुप की दूसरी औरत को भी पास पड़े हुए एक जानवर के बड़े से सींग से मार देता है, क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से भी जंगल से गुजरने की इनकी स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में इनके मरने के चांसेस ज्यादा थे, इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को भी मार दिया। वो जब ये काम कर रहा था, मौका पाते ही बिया उसे पाँव से पकड़ लेती है और जोर से खींच के उसे जमीन पे गिरा देती है। ऐसे में उसकी पाँव की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो चल ही नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहाँ से भाग जाती है। यहाँ कुछ घंटे बाद जैसे ही लैन को होश आता है तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपनी फैमिली, अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है, लेकिन जंगल में धुंध की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तेज से इधर उधर भागता है और यहाँ पे उसे अपने ग्रुप का बूढ़ा आदमी नजर आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके पास जाता, पीछे से कोई उसे खींच लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। ये बिया थी जो उसके कान में उसे बताती है कि मैंने उस जानवर को देख लिया है, वो यही सामने है, तुम आवाज न करना वरना वो हमें खा जाएगा। ये जानवर यहाँ आगे आता है और उस मरी हुई लड़की की लाश को ले जाता है जिसे बूढ़े आदमी ने मारा था। जिसके बाद वो जानवर अब उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से जख्मी यहाँ पड़ा था। इस भयानक जानवर को देखकर वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि यहीं उसकी मौत हो गई। अब ग्रुप के जो लोग जिंदा बचे थे वो सिर्फ बिया और लेन थे। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो इन्हें उस जानवर को मारना था। ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लेन उस जानवर के लिए ट्रैप बनते हुए उसके सामने आ जाता है। ये जानवर जैसे ही उसे पकड़ने के लिए करीब आया तो पीछे से रस्सी डाल के बिया उसे पकड़ लेती है और नेसा लेके जैसे ही वो उसे मारने के लिए सामने आई तो जानवर को देखते ही वो रुक गई, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह एक इंसान था।
बिया उसे नहीं मारती क्योंकि चाहे वो इंसानों की दूसरी नस्ल से थी लेकिन थी तो इंसान ही ना। वो जोर से चीख मारते हुए यहाँ से भाग जाती है और बिया और लैन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो औरत बहुत ही दूर चली गई। बिया अभी भी उसका पीछा कर रही थी। लैन थक जाता है और बिया को भी रोकता है अपने पास। कुछ देर बाद वो लैन से कहते हैं हमें उसके पाँव के निशानों का पीछा करना चाहिए, लेकिन लैन कहता है क्या फायदा होगा इससे, वो भी तो हमारी ही तरह इंसान है। बिया कहती है नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा ज़हीन है, वो भी इन्हीं पहाड़ों में रह रही है, वो अभी तक जिंदा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं जानते, हमें उसका पीछा करना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन कहता है नहीं, तुम्हारा ये आइडिया गलत है, अगर वहाँ उन जैसे और इंसान हुए तो वो तो हमें मार खाएंगे। जवाब में बिया कहती है वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं, तो बेहतर यही नहीं कि लड़कर मरे, हम उनसे लड़ेंगे, उनके ठिकाने को अपना बना लेंगे, और अगर ऐसा ना कर पाए फिर मर जाएंगे। लेकिन कहता है बिया मैं वापस जाना चाहता हूँ। और जवाब में बिया उसे कहती है देखो पीछे भी हमारे पास कुछ नहीं था, और अगर आगे चले तो शायद कुछ मिलने की उम्मीद है। लेकिन रोते हुए बिया से पूछता है बिया क्या तुम डरती नहीं हो? बिया कहती है डरती हूँ लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मुकाबला कर रही हूँ। अब लेन भी उसका साथ देने को तैयार हो चुका था। ये लोग उस औरत के कदमों का पीछा करते हुए एक खास किस्म के गार तक पहुँचते हैं जहाँ उसी जैसा एक आदमी बिया के ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ बिया का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन बिया अपने पास मौजूद तेज धार पत्थर से उसी का गला काट कर उसी को मार देती है। इस सारी लड़ाई में बिया का एक हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो इस गार के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अच्छी बात ये थी कि इस गार के अंदर इन्हें अपने ही ग्रुप का एक बच्चा भी मिल चुका था, जिसे पहले ही दिन इन्हें इंसानों ने किडनैप किया था। इससे पहले कि बिया इस बच्चे से बात कर पाती, यहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसके कदमों का पीछा करते करते ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए वो मिसाल हाथ में पकड़े उस औरत से लड़ने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ लड़ते पीछे पीछे लेन भी आ जाता है। लेन को एक मिनट के लिए समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करता, औरत यहाँ अपने बड़े से वेपन से लेन को ही मार डालती है। जितने में वो ये काम कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए बिया यहाँ पड़े जानवरों की खालों में आग लगा देती है और खुद इस गार के ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल आती है। गार में धुआं जमा हो गया था, आग जल रही थी जिसमें लेन तो मर जाता है, लेकिन अभी वो औरत जिंदा थी। इससे पहले वो मर जाती, वो भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस रास्ते से बिया और वो बच्चा बाहर निकले, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से उसे यहाँ से निकलने में मुश्किल हो रही थी। ये बच्चा इस औरत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर बिया एक बहुत बड़े से पत्थर को उसके सर पे मार के उसे जान से मार देती है। और ये देखकर वो बच्चा बिया पे गुस्सा होने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, वो औरत अच्छी थी, उसने मुझे उस वक्त से आहारा दिया जब हम लोग बहुत भूखे थे, उसने खाना दिया, मुझे शेल्टर दिया, और तुमने उसी को मार दिया, ये क्या कर दिया बिया तुमने। बिया उसे रिलैक्स करती है, उसे बताती है कि इंसान नहीं थे, ये राक्षस थे जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। ये बच्चा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इन सबको बचा लेते, शायद तुम लोगों ने ही ऐसा कुछ किया जिससे डर के उन्होंने तुम लोगों को मार दिया। बिया भी इस बच्चे की बातों को सोचने पे मजबूर हो गई थी। गार में जो उसने आग लगाई थी कुछ ही देर में वो भी बुझ जाती है। बिया जब उनके गार में गई तो जगह जगह दीवारों पे उसने ड्राइंग्स बनी देखी, खाने के लिए बहुत सा सामान देखा और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी देखी, जो देखकर वो ये बात समझ गई कि ये इंसान वाकई में बहुत ज़हीन थे। इन्हें खाना जमा करने के और जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके आते थे और शायद इसीलिए वो जिंदा थे, लेकिन अब बिया उन्हें मार चुकी थी। जिंदा जो बचे थे वो यहाँ पर बिया और वो लड़का जो आज के बाद से यहाँ रहने वाले थे, और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है, हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है कि इनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी था। कोच उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन सभी बच्चों से कहते हैं क्यों ना आज कुछ एडवेंचरस किया जाए। हम सब लोग यहाँ पास की केव के अंदर चलते हैं। बच्चे तो बच्चे थे, सभी एडवेंचर करने के लिए तैयार और एक्साइटेड। सभी बच्चे अपनी साइकिल्स पर अपने कोच के साथ उस केव की तरफ निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पे थोड़ा काम था। ये सब लोग इस गार में पहली मर्तबा आए थे। एक्साइटमेंट में इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये लोग गार के थर्ड चैम्बर तक पहुंच गए। गार का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है, बारिश आना शुरू हो जाती है। ये बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी, और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन कट होकर हमें बच्चों के पेरेंट्स का एक सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज बर्थडे है सभी पेरेंट्स मिलकर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे, और तब इनकी टीम का वो बच्चा जो उनके साथ नहीं जा पाया था वो इन पेरेंट्स को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर केव में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वो केव तो पहले ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और वो फौरन इमरजेंसी सर्विस में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के डाइवर्स इस केव के अंदर जाते हैं जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच चुके थे।
चैम्बर 3 केव के अंदर वो पॉइंट था जहाँ पे लास्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया। इतने पानी भरे केव में डाइवर्स की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटों बाद वो बहुत ही मुश्किल से इस केव के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। उनकी हालत अपनी ही इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी और को क्या संभालते। दूसरी तरफ यहाँ केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उन्हें ये मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं है। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनको उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अगला दिन भी हो गया था, बारिश थम नहीं रही थी और ऐसे केव में पानी भरता जा रहा था। मुख्तलिफ किस्म के पंप्स के जरिए केव में से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारआमद नहीं थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल थी कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं और न्यूज से ही ये खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी लड़का यहाँ आता है। ये लड़का केव्स और माउंटेन्स को बहुत अच्छे से जानता था। वो यहाँ आकर केव के पास मौजूद एक आदमी से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि केव बारिश के पानी से नहीं भर रहा, बल्कि केव के अंदर बहुत से सिंक होल्स हैं। वहाँ से तेजी से पानी केव के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त ज़ाया किए केव के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से ऐसे सिंक होल मिलते हैं जिनकी वजह से पानी केव के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग उन सिंक होल्स को बंद कर देते हैं ताकि केव में ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। देखते देखते 5 दिन भी गुजर गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे। इसीलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजते हैं। इन दोनों डाइवर्स में से एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन था। बिना वक्त ज़ाया किए ये लोग थाईलैंड पहुँच गए। इस केव के पास आते हैं। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने डाइविंग सूट पहनकर ये लोग केव के अंदर जा चुके थे। केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, सांस लेना यहाँ मुश्किल था। ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक के 1600 मीटर केव की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी जगह पर उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे बार बार पानी का अटैक्स आ रहे थे। जॉन और निक उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक से कहता है कि तुम इसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। ये आदमी इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि रिक को उसे यहाँ से बाहर निकालना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिक उस आदमी से जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन अंदर की तरफ जाता है। जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर ये दोनों इस केव से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी ही खबर देनी पड़ी थी कि 1600 मीटर दूर तक इन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हों, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हों, लेकिन बच्चों की लाशें भी वहाँ नहीं है। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये 1600 मीटर आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन मसला था केव में लगातार बढ़ता हुआ पानी। ऐसे में इन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। ऐसे में इनकी मुश्किल आसान करने के लिए यहाँ एंट्री करता है वही लड़का जिसने पहले केव के सिंक होल बंद किए थे। वो यहाँ गवर्नर से मिलता है और उन्हें आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा। ऐसे फसलें तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उनकी बात में दम लग रहा था। वो यहाँ सारे फार्मर्स से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे। फार्मर्स भी खुद खर्च नहीं थे। 13 बच्चों की जान उनकी इन पैसों से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो गवर्नर के आइडिया को मान चुके थे। फाइनली अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। केव से पानी का लेवल कम होते ही रिक और जॉन दोबारा केव के अंदर बढ़ते हैं। इस मर्तबा उन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को वहाँ एक लाइट जलती दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतले से रास्ते से दूसरी तरफ जाता है और यहाँ लकीली उसे सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत थे। रिक और जॉन को ये देखकर बहुत खुशी थी, लेकिन भूख से इनका बुरा हाल था। रिक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ जब जॉन इनकी वीडियो बना रहा था तो कोच उस वीडियो में कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही बच्चों को इस एडवेंचर करने, लेकिन सारे बच्चे उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं
कि नहीं, ये कोच ही है जिनकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाई और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जला के रखी कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। रिक और जॉन वीडियो बनाने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारी बाकी टीम तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आ जाएगी, अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर आकर ये सभी लोगों को ये खुशखबरी दे देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सलामत थे। वो सबको बच्चों की वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो देखकर उन लोगों की जान में जान आई थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ रिक और जॉन नहीं, ऐसे जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वो यहाँ गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। कीव की एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वो इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था, तो फिर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स भी जा चुके थे जिन्होंने बच्चों का चेकअप भी कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा, लेकिन गवर्नर के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहकर रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहाँ बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है और जल्द उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स भी लिखते हैं जो डाइवर्स बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी, लेकिन सभी पेरेंट्स यहाँ कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए जॉन और रिक ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर को उनका ये मशवरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, पर जॉन और रिक के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इतने में ही हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुँचाने में बिजी थी। ऐसे में एक डाइवर जब बच्चों को चीजें देकर वापस आ रहा था, तभी उसका पाँव केव में एक रस्सी के अंदर फंस जाता है। वो अपने पाँव को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सारी कोशिशों में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी वहाँ ही एक पत्थर में फंसकर टूट जाता है। इस टाइम वो पानी में था और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे निकालकर बाहर लेके आती है। उसके मरने से ये सभी काफी दुखी थे, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को भी ये समझ आ गई थी कि रिक और जॉन जो मशवरा दे रहे हैं बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ ये इतना बड़ा डाइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो फिर छोटे हैं। रिक और जॉन अब अपना आइडिया गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर भी उसी आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। रात में अब डॉक्टर यहाँ रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाएं। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह अब वो दिन था जब इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे, बच्चों के पेरेंट्स, शहर वाले, और सभी बच्चों के सेफली वहाँ से निकलने की दुआएं कर रहे थे, क्योंकि अगर इस मर्तबा कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चे मर कर ही बाहर निकलेंगे। केव के अंदर जाने पे इन्हें एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये प्लान चेंज करते हैं और केव में से एक वक्त में सिर्फ 4 बच्चों को निकालने का सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर बच्चों के हाथ पांव भी इन्होंने बांध दिए थे, ताकि अगर लास्ट में उन्हें होश भी आ गया तो वो हाथ पांव मारकर कोई गड़बड़ी पैदा न करे। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, तब एक बच्चे को होश आ जाता है। उस बच्चे को इन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। फाइनली अब काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे। अपना मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी डाइवर्स बहुत खुश थे, साथ ही साथ पेरेंट्स भी। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी ये सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद केव में सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच। और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है और ऐसे केव में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पानी के लेवल बढ़ने की वजह से अपना मिशन रोक देना एक बेवकूफी थी। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता, इसीलिए ये लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए केव के अंदर बढ़ जाते हैं। इस मर्तबा बच्चों को रस्सी से बांधकर एक साथ बाहर नहीं लाया गया। हर डाइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और उसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों के सेफली बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथे डाइवर से गलती हो जाती है। उसके
हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो खुद भी यहाँ पानी में बहने लगा था, लेकिन वो किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके हाथ में बच्चा भी था, जिसे वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर और ये बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रिक की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो दूसरे डाइवर से कहता है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, अभी मेरे पीछे एक और डाइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ा हूँ। रिक अपने पास मौजूद उस बच्चे को बाहर छोड़कर दूसरे डाइवर को इनकी जान बचाने के लिए भेजता है, और फाइनली ऐसे ये लोग इस बच्चे को, डाइवर को और कोच को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था, ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पे ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी। ये सभी बहुत खुश थे और इन सबको खुश दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी एक टाउन की है जहाँ से 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी आज हैलोवीन के दिन इस्लामी न्यूज रिपोर्टर सबको बता रहा है। जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था उन तीनों की ही उम्र 16 साल थी और तीनों को ही 16 बार स्टैब करके मारा गया था। किलर ने ये सभी मर्डर मास्क पहन कर किए थे, इसीलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। उसने क्योंकि 16 साल की जवान लड़कियों को मारा था, इसीलिए उसका नाम स्वीट 16 किलर के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे डरने लगे, यहाँ तक कि लोग अब हैलोवीन पर भी उसी का गेटअप लेने लगे थे। खैर सीन अब जिमी नामी एक लड़की की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी एक दोस्त है अमील। ये दोनों कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, पर इनके पेरेंट्स इन्हें इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि वो ये बात जानते भी हैं कि जिमी को सेल्फ डिफेंस आता है, वो कराटे चैंपियन है, पर उसके पेरेंट्स के डरने की वजह उनके दिल में बैठा हुआ पुराना खौफ है। पता चलता है कि जिन लड़कियों के मर्डर की कहानी हमने सुनी है वो अमेलिया और जिमी के पेरेंट्स की क्लास फेलोज थी। और इस वक्त जिमी के डैड ये फैसला करते हुए इस लड़ाई को खत्म करते हैं कि वो खुद जिमी और अमेलिया को कॉन्सर्ट में लेकर जाएंगे। पीछे घर पर अब जिमी की मॉम अकेली थी, जहाँ पहले उनसे कुछ बच्चे हैलोवीन का गिफ्ट लेने के लिए आते हैं और फिर स्वीट 16 किलर के फेस में एक आदमी। इसे गिफ्ट्स या कैंडी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसे तो जिमी की मॉम की जान चाहिए थी। वक्त रहते ही जिमी की मॉम दरवाजे को लॉक करते हुए जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इतने में किलर भी दरवाजे का लॉक खोल के घर के अंदर आ जाता है। अब पैम यानी जिमी की मॉम ड्रॉ के अंदर से एक गन निकालती है किलर को मारने के लिए, लेकिन किलर यहाँ गन पकड़कर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ पैम अपना अच्छा सेल्फ डिफेंस कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी एक कराटे चैंपियन थी। अपने ऊपर हावी होते हुए किलर को एक जोरदार झटके से साइड पे गिराते हुए पैम जल्दी से किचन में जाकर एक नाइफ निकाल लेती है और किलर को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस आने वाली है। ये सुन किलर भी थोड़ा घबरा जाता है। वो अब यहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ गया था। पैम को लगा कि किलर जा चुका है, लेकिन तभी अचानक किलर पीछे से पैम के ऊपर हमला करते हुए उसे कई मरतबा स्टैब करके मार देता है। किलर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पुलिस आ जाती है। न्यूज रिपोर्टर क्रिस सबको बताता है कि पैम को भी 16 मरतबा स्टैब करके मारा गया है, यानी स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। जेमी भी तब अपनी मॉम की मर्डर की वजह से काफी दुखी थी। अगले दिन स्कूल में ऑफिसर्स जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिमी को बुलाते हैं, जहाँ उसे बताया जाता है कि पैम काफी दिनों से क्रिस नामी न्यूज रिपोर्टर के साथ राब्ते में थी। इसीलिए जेमी जाकर क्रिस से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर क्यों अपनी मॉम को इतने मैसेजेस करते थे। क्रिस बताता है क्योंकि तुम्हारी मॉम को कुछ दिन पहले ही किलर ने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट। उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। यही बातें वो जाकर अब अपनी फ्रेंड अमेलिया से डिस्कस करती है। यहाँ अमेलिया ने अपने साइंस फेयर के लिए अपनी मॉम का आइडिया यूज करते हुए एक टाइम मशीन बनाई थी। जिमी नोटिस करती है कि उसने टाइम मशीन में उसी डेट को एंटर किया हुआ है जब आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर के हाथों इनकी मॉम के फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था। जिस बारे में अमेलिया जिमी से कहती है कि अगर हमने पास्ट में जाकर पहले होने वाले मर्डर्स को रोक दिया तो तुम्हारी मॉम भी आज जिंदा तुम्हारे साथ होंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। अब रात होने पर अमेलिया और जेमी दोनों ही इस टाइम मशीन के पास थे। वो लोग अपनी बातें ही कर रहे थे या अचानक स्वीट 16 किलर जेमी पे भी हमला करने के लिए आ जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है, जहाँ अभी भी वो किलर जेमी को स्टैब करने की कोशिश कर रहा था और गलती से उसका चाकू टाइम मशीन के अंदर स्टैब हो जाता है। ऐसा करते ही टाइम मशीन चालू हो जाती है और देखते ही देखते जिमी पहुंच जाती है उसी डेट में जब स्वीट 16 किलर ने पहला मर्डर किया था। उसकी टाइम मशीन भी अब खराब हो चुकी थी। वो सबसे पहले इस टाइम मशीन को छुपाती है और फिर अपने मॉम डैड के कॉलेज में आ जाती है। स्कूल में उसे वही तीनों लड़कियां भी मिल जाती है जिनका मर्डर हुआ था और यहाँ एक लड़की जिमी को बहुत सी बॉल्स मारती है। जिमी को मालूम होता है कि ये उसकी मॉम पैम ही है, जो अपने स्कूल टाइम में काफी बोल्ड
बुल्ट थी। साथ ही उनका पूरा ग्रुप भी स्कूल में काफी फेमस था। इस सब के बाद वो अमेलिया की मॉम के पास आती है और उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। आपकी डायरी की मदद से आपकी बेटी अमेलिया ने टाइम मशीन बना ली है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अमेलिया की मॉम को उसकी बातों पे यकीन करना इसलिए मुश्किल नहीं हुआ था क्योंकि वाकई वो टाइम मशीन के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी और आज तक उसने अपनी रिसर्च और डायरी के बारे में किसी को नहीं बताया था। जेमी अमेलिया की मॉम को बताती है कि आज रात आपके ग्रुप की 3 लड़कियों का मर्डर हो जाएगा और साथ में काफी सालों बाद वही किलर मेरी मॉम को भी मारेगा। मैं बस ये सारी चीजें ठीक करने के लिए यहाँ आई हूँ। जेमी अमेलिया की मॉम को अब अपनी टाइम मशीन के पास लेकर आती है और बताती है कि पहले तो ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही थी और फिर जब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तो गलती से उसका चाकू इस टाइम मशीन में स्टैब हो गया और फिर अचानक ये मशीन चल पड़ी। अमेलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी और ऐसे ही ये चल गई। और अब अमेलिया की मॉम उसकी खराब हुई टाइम मशीन को ठीक करने लग जाती हैं क्योंकि इसी के जरिए तो जेमी ने अपनी टाइम में वापस आना था। जेमी के टाइम में यानी फ्यूचर में दिखाया जाता है कि जेमी के गायब होने पर उसके डैड के साथ बहुत से लोग परेशान हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढने की कोशिश में है, जहां अमेलिया ऑफिसर्स को बताती है कि जेमी मेरी बनाई टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जा चुकी है, सिवाय न्यूज रिपोर्टर क्रिस के। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि अमेलिया की मोम और जिमी अब उस पार्टी में आई है जहाँ पर पहला मर्डर होगा। वो यहाँ आकर पैम यानी अपनी मोम के ग्रुप को बताती है कि आप लोग संभल के रहे, आप लोग के इर्द गिर्द खतरा है। पर ये लोग तो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी जेमी हार नहीं मानती और वो पार्टी में इन चारों के ऊपर ही नजर रखे हुए थी। हम देखते हैं कि पैम की एक साथी ऊपर अपने बेडरूम में थी, तभी अचानक उसे स्वीट 16 किलर मास्क में नजर आता है जिसे वो अपना फ्रेंड समझ रही थी। वो किलर अब उसके पास आता है और बेदर्दी से 16 मर्तबा उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसका खून कर देता है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से जिमी और पैम उसके कमरे में आते हैं और उसको मरा देखकर पैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिमी उसे संभाल कर पार्टी से बाहर लेकर आती है और यहाँ पर पैम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि हम में से किसी की जान खतरे में है। तब जिमी उसे सच ना बताते हुए ये कहती है कि मुझे बस फ्यूचर के वियन आते हैं, इसी वजह से मुझे ये बात पता थी। यहाँ फ्यूचर में हम देखते हैं कि अमेलिया के पास क्रिस आया है। वो उसे बताता है कि मुझे हमेशा से ये बात याद थी कि सबसे पहले जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो बेडरूम में नहीं बल्कि गैरेज में हुआ था, पर अब अगर पास्ट की फोटोज देखी जाए तो मर्डर बेडरूम में नजर आ रहा है। जिस पर अमेलिया उसे समझाती है कि क्योंकि जिमी फ्यूचर से पास्ट में गई है, हो सकता है कि इसीलिए पास्ट बदल गया हो। यही पास्ट की फोटोज में अमेलिया को जिमी भी नजर आती है और कुछ ही देर बाद उसे जिमी का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी। जिसके बाद अमेलिया दोबारा टाइम मशीन बनाने में लग जाती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपनी मॉम के ग्रुप के साथ है, सभी अपने फ्रेंड की मर्डर की वजह से उदास हैं और यहाँ जिमी उन्हें आइडिया देती है एक पार्टी करने का यहाँ से कहीं दूर जाकर। अब इसी टाइम उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और जिमी यहाँ एक ऐसे लड़के के पास बैठती है जिसकी राइटिंग उसे बिल्कुल अपनी मॉम की किलर की राइटिंग जैसी लग रही थी। अब अगले दिन ये लोग पार्टी करने के लिए जिस घर में आए थे, जेमी देखती है कि ये वही घर है जहाँ पे दूसरा मर्डर हुआ था। पैम के ग्रुप ने यहाँ पे अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। सभी स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जेमी काफी परेशान थी क्योंकि किलर का अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। आज जिस लड़की का असल में मर्डर होना था उसके रूम में पैम की एक दूसरी फ्रेंड लेटी हुई थी, जहाँ किलर अब उसे मारने के लिए आ जाता है। वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागती है और सभी को उसका शोर सुनाई दे जाता है। ये सब लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, उस लड़की को बचा पाते, वो किलर 16 बार स्टैब करके इस लड़की को मार चुका था। पास में जिमी और जिमी के डैड इस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किलर बड़ी आसानी से दोनों को मारकर गिराकर यहाँ से भाग जाता है और इस मर्डर की रिपोर्ट करते हैं पास्ट में क्रिस के डैड। यहीं पर अमेलिया की मॉम आकर जिमी को बताती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसमें काफी सारे पार्ट्स ऐसे लगे हैं जो फ्यूचर के हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं, मैंने टाइम मशीन का एक छोटा और मेजर पार्ट बना लिया है। इसे एक बड़े पावर हाउस की जरूरत है जिसके बाद ये काम करने लगेगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ सामने जिमी को उस लड़की का ट्रक नजर आता है जिसकी राइटिंग उसे किलर से मिलती जुलती लगी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस लड़के का ट्रक चेक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर तो खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं था और वो लड़का भी काफी डरा सहमा था। वो जब यही बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉग नाम का एक आदमी आता है जो भी पैम का एक क्लास फेलो है। वो उससे कहता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बताना, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ और सब कुछ बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा जिमी अमेलिया के मॉम के पास जाती है जो अभी भी अपनी टाइम मशीन के लिए बड़ा पावर हाउस ढूंढ रही थी। जब जिमी को वहाँ पर एक झूला नजर आता है जो एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था। ये लोग अब झूले के पास जाकर उसके कंट्रोलर से कहते हैं कि आपके झूले में कोई खराबी है और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। ये झूले वाला भी मान जाता है और वहाँ से खड़ा होकर बाहर निकल जाता है।
और एमिलिया की मॉम अब उस टाइम मशीन को इस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जिमी अब पैम के ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल जिस लड़की का मर्डर हुआ फ्यूचर टाइम के मुताबिक उसका मर्डर आज होने वाला था, जबकि किलर ने कल दूसरी लड़की को मारना था। अब क्योंकि वो अपने सही टारगेट को नहीं मार पाया, इसीलिए आज वो इस लड़की को मारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम इस लड़की की जान भी बचा सकते हैं और किलर को भी पकड़ सकते हैं। सभी लोग उसकी मदद करने को मान जाते हैं, जबकि फ्यूचर में दिखाया जाता है कि अमेलिया ने भी अपनी टाइम मशीन बना ली है। वो क्रिस से कहती है कि हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए एक मेटल कंडक्टर चाहिए होगा जिसे तुम जाकर ले आओ। इधर पास्ट में ये लोग किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। जिमी अब उस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है जिसे किलर ने मारना था। उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक किलर भी वहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो उस लड़की को मारता उससे पहले जिमी नजर आ जाती है, जिसने पिछले मर्डर के टाइम में भी इस किलर को पकड़ने की कोशिश की थी। वो सोचता है कि क्यों ना पहले जिमी को ही खत्म कर दिया जाए। वो जब जिमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिमी बड़ी आसानी से इस हमले से अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस आता था इससे पहले कि किलर अब उसके ऊपर भारी पड़ता। यहाँ पास में ही जिमी के डैड और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिन सभी के साथ ही किलर अकेला लड़ रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी क्योंकि उसने एक ही वक्त में सभी को काबू किया हुआ था। किलर का ध्यान इन सबसे लड़ने में था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से एक लड़की एक बड़ी सी स्टिक उसके सीने में स्टैब करके उसे मार देती है। फाइनली अब किलर मर चुका था। ये लोग किलर का मास्क उतार कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये डॉग नाम का वही लड़का है जिसने पहले जिमी से बात की थी और उसे बताया था कि वो एक बहुत ही अच्छा कराटे चैंपियन है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन्हीं का क्लास फेलो इन्हीं को क्यों मार रहा था। ये लोग डॉग के गले में पहना हुआ एक पेंडेंट देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। पैम यानी जिमी की मॉम कहती है कि ये लड़की डॉग की फ्रेंड थी। वो काफी मोटी और अजीब दिखती थी, इसीलिए हम सारे उसे बुली किया करते थे। फिर एक दिन पैम की तीनों फ्रेंड्स ने उसे नाइट आउट में बुलाया और उसकी इतनी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। गुस्से में उसने बहुत ड्रिंक किया और फिर गाड़ी चलाकर वहाँ से चली गई और इस सब में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मर गई। डॉग को लगता था कि उसकी फ्रेंड को मारने के पीछे इन तीनों लड़कियों का हाथ है, इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। जेमी अब पैम से कहती है कि आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग इतना बुरा काम भी कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं था। पैम कहती है नहीं मैं उस दिन पार्टी में भी नहीं थी। लेकिन जेमी उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसे अफसोस हो रहा था कि पैम जैसी बुरी लड़की उसकी मॉम है। अभी ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि स्वीट 16 किलर के भेस में कोई और आदमी आकर पीछे से तीसरी लड़की को भी मार देता है, जिसकी जान अभी जेमी ने बचाई थी। इसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और जेमी बताती है कि असली किलर को हम मार चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किलर फ्यूचर से आया है अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ सीन कट होकर दिखाया जाता है कि फ्यूचर में अमेलिया का मर्डर हो चुका था। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि फ्यूचर से आए हुए इस किलर ने जाकर पास्ट के टाइम रिपोर्टर को यानी क्रिस के डैड को भी मार दिया था। इसी सारी अफरा तफरी के अंदर अमेलिया की मॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और जेमी से कहती है कि तुम तो एटलीस्ट अपने टाइम में वापस जाओ, अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेमी टाइम मशीन के अंदर आ जाती है और किलर उसे भी मारने के लिए टाइम मशीन में आ जाता है। वो यहाँ जिमी को मार ही देता, पर इतने में पैम यहाँ पे आती है और वो पीछे से किलर का गला पकड़ लेती है। किलर ने एक ही झटके में पैम से अपनी जान छुड़वा ली थी। अब ये दोनों किलर से लड़ने की कोशिश में थी, लेकिन किलर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। जिस झूले के अंदर इन्होंने टाइम मशीन लगाई हुई थी, टाइम मशीन के एक्टिवेट होने की वजह से ये झूला बहुत ही तेजी से घूमने लगा था और इसकी वजह से ये सारे लोग अब पीछे जा लगे थे। यहाँ तक कि ये लोग हिल भी नहीं पा रहे थे, पर ये किलर किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के साथ साथ चलते चलते पैम तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो पैम को स्टैब कर देता, यहाँ जिमी वक्त रहते ही इस झूले का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से पैम यहाँ से बाहर गिर चुकी थी। दरवाजे के खुलने की वजह से हवा के प्रेशर के जरिए किलर का मास्क भी उतर जाता है, जिसकी वजह से हम किलर का चेहरा देख पाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया न्यूज रिपोर्टर क्रिस ही है। उसने फ्यूचर में अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था और वो यहाँ पर आ गया। फ्यूचर में उसी ने ही जिमी की मॉम यानी पैम को भी मारा था, ताकि स्वीट 16 की कहानी कंटिन्यू रहे। लोग इस कहानी को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे थे, पर क्रिस तो हर मर्तबा इसी कहानी की ब्रॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। जिमी पूछती है कि आखिर तुमने अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर क्रिस बताता है कि उन्होंने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। इससे पहले कि इस टाइम मशीन के अंदर अब जिमी मारी जाती, जिमी एक नेल गन का इस्तेमाल करते हुए क्रिस को ही मार देती है और दिखाया जाता है कि फाइनली अब जिमी पहुंच चुकी है अपने टाइम के अंदर। घर आने पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों सही सलामत थे, यानी उसने फाइनली पास्ट को चेंज करके अपनी मॉम की जान बचा ली थी। यहाँ पर अब अमेलिया की मॉम जिमी से मिलती है और उसे एक साइड में ले जाकर बताती है कि मैं आज बहुत नर्वस थी, मैं जानती थी कि आज ही टाइम मशीन तुम्हें इस टाइम में लेकर आएगी
और मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर उस टाइम मशीन के अंदर से किलर भी निकला तो क्या होगा। इसीलिए तो मैंने अपने पास एक गन भी छुपा ली थी। वो अब जिमी को एक बुक देती है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो उसके पास्ट में जाने की वजह से इस टाइम में चेंज हो गई थी। या इस टाइम में यानी फ्यूचर में जिमी का एक भाई भी है जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी रखा था और असल में जिमी का नाम अब चेंज हो चुका था। और यही सब बताते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।